कहते हैं कि इसमें जो पढ़ाने वाले का रोल है वो मान के चलो कि 30% का है। ठीक है, हम जो मेहनत करते हैं उसका 30% बेनिफिट आपको मिलेगा। आप जो मेहनत करते हो उसका डायरेक्ट बेनिफिट आप ही को मिलता है। ठीक है, हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका बेनिफिट सबको मिल रहा है। अपनी अपनी मेहनत का कंट्रीब्यूशन जो इसमें लगाएगा वो असली में रिजल्ट पाएगा। समझ रहे हो? इसमें इंडिविजुअल मेहनत बहुत ज्यादा मायने करती है। सालू भेज दो, यहां बताओ, तुम आ जाओ। इसमें से फाइनेंशियल वाली को निकाल दो जरा, क्रैकर ऊपर वाले में से दो, कौन सी है? यही दे दो उसको बस। तो जब तक आप इंडिविजुअल मेहनत अपनी तगड़ी वाली नहीं करोगे तब तक भैया वो मजा नहीं आ पाएगा कि आप एक ही बार पेपर तो दिसंबर में पहली बार अटेम्प्ट में ही पास हो गए फटाफट। चाहते सभी ऐसा ही है, यही है पहला अटेम्प्ट हो मेरा, यही आखिरी हो, इसी अटेम्प्ट में अपना पास हो जाए। ये इंटरमीडिएट बेटा फाउंडेशन जैसी हरकतें नहीं कर सकते यहाँ, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे से फाउंडेशन से आते हैं। तो फाउंडेशन में जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें वो लोग, जो टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, जो शुरुआत में हल्का हल्का 1 घंटा पढ़ लेते हैं, आखिरी में 10-15 दिन लपेट के पढ़ लेंगे, एमसीक्यू पेपर है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, टिक कर देंगे, आंसर सामने ही होता है, वो सब फाउंडेशन में था बेटा। यहाँ यहाँ नहीं हो पाएगा, यहाँ डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, डिटेल्ड वाइज पेपर होता है, स्टेप मार्किंग होती है, लेकिन स्टेप सही होना भी तो जरूरी है। जैसे बच्चे हैं, मान लो ये सवाल है, अब कई सर ने ये सही निकाल दिया था, ये सही निकाले, इसके कोई नंबर ही नहीं, निकालते रहो सही। पहला पूछे था तुम्हारा ये चीज, ये सही निकालो तो काम बने। कहीं सर मैंने ये निकाल दिया तो निकाल दिया, बताओ नंबर है नहीं मिले। अब वो पूछ ही नहीं रहा तुमसे, फालतू निकाले पड़ो, तो तुम अपनी जरूरत के लिए निकाल रहे हो। अब किसी रेस्टोरेंट में जाओ, मान लो खाना खाने, तुमने ऑर्डर किया वेज बिरयानी, थोड़ा सा नमक कम हो जाए, उल्टा ज्यादा हो जाए, वहां मूड खराब हो जाएगा। फिर आप मेहनत नहीं देखते हो, कितने अच्छे से उसने चावल उबाले, कितनी मेहनत करी, हल्का नमक ज्यादा हो गया, पूरा मूड वहां खराब। तुम पैसा दे रहे हो, तुमको चाहिए एकदम बढ़िया मस्त, समझ रहे हो? फिर आपकी उसकी मेहनत सारी पानी में फिर गई, हल्का सा भी नमक 1 चम्मच ज्यादा हो गया था बस। कुछ और हो जाए, मिर्चा ज्यादा झोंक दी, वो चीज नहीं डालिस, गलती से मिस हो गया, नमक डालना भूल गया, पहले ही बाइट लोगे, समझ लो। फिर आप ये नहीं देखते कि अगला आदमी कितनी मेहनत कर रहा है। जैसे मम्मी खाना बनाती, अब कभी कभी मान लो गलती से नमक डालना भूल गई, पटाख से मुंह से तुम्हारे निकलता है, बताओ नमक क्या नहीं डालो इसमें। अरे मम्मी भाई भूल सकती हैं कभी कभी, लेकिन उस समय तुम्हें रियलाइज नहीं होता ये चीजें। जब तुम खाना बनाओगे, तुम्हारे बच्चे कहेंगे, तब तुम्हें पता चलेगा। अभी तो मम्मी को टोका टिप्पणी में कोई दिक्कत नहीं होती, टोक दिया फटाक से। पेरेंट्स से होता है, बता दे तो मैसेज कर दे तो पापा 10,000 चाहिए भेजो। अब पापा वहां कहाँ 10,000 पैदा करेंगे, पापा ही जानते हैं। हर आदमी पास नहीं रखा है कि 10-20 हजार तुरंत रखा ही हो। सब लोग बिलो मिडिल क्लास फैमिली से, हम लोग, हम आप सभी लोग हैं, तो हम भी उसी में इंक्लूड रहते हैं। तो हम इतने करोड़पति आदमी नहीं है ना, यही सबको तो नहीं बचाता हो, कोनो काम करते अपना सोने चांदी की दुकान खोलते, कोई बढ़िया व्यापार करते। तो हम भी तुम लोग से बहुत, तुम लोग से भी गरीब होंगे, ऐसे समझ लो। तो ऐसे लोगों के घर में इतना पैसा नहीं रखा होता है कि आपने डिमांड कर दी पापा 25,000 देना, पापा 30,000 देना, व्यवस्था करनी पड़ती पापा को पूरी। अब किसी के हैं हाँ 1,00,000 1,50,000 सैलरी मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं, 20-25 हजार कभी भी कह दोगे तुरंत भेज देंगे। अब कोई पता लगा किसी की दुकान है फर्नीचर की, किसी किराने की दुकान है, किसी के मम्मी पापा काम करने जाते, 20-25 हजार उनकी सैलरी बेचारे की, तो कैसे व्यवस्था करके, कैसे कष्ट मस्त करके पैसा लगाते हैं। तब जाके तुम्हारे ऊपर पैसा लगा पा रहे हैं। और इन सब कोर्सों में वैसे भी कहा हमने, पैसा बहुत कम खर्चा होता है कंपेयर टू अदर कोर्सेज।
जैसे अगर सीएमए में बात करें तो मोटा मोटा 2 सवा 2 लाख रुपए खर्चा होते हैं, वो भी 3 साल में। ठीक है, अब मान लो 2 20 भी पकड़ लेते हैं, तो 2 20 डिवाइड बाई 36 महीना होते हैं ना, तो मोटा मोटा 6,000 निकल रहा है। अब 6,000 महीने में साला आदमी 12th नहीं कर सकता है लखनऊ जैसे शहर में। सीएमएस एलपीएस की फीस 10,000 महीना चल रही, खाली स्कूल की फीस, कॉपी किताब, आना जाना, ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग अलग रहेगा, और यहाँ आदमी 6,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करके सीएमए बना जा रहा है। तो कितनी कॉस्ट कम लग रही समझ सकते हो। कॉस्ट इसीलिए कम लगती इन सब कोर्स में क्योंकि मेहनत ज्यादा लगती। एमबीए में पैसा ज्यादा लगेगा, मेहनत कम लगेगी। उतना पैसा माँ बाप के पास नहीं है कि 25-30 लाख एक एक बच्चे को एमबीए कराने में लगाएं, या कोई और बढ़िया कोर्स कराएं। ऐसे ऐसे कोर्स हैं 2-2 करोड़ रुपए फीस है, इनके पैकेज भी होते हैं 60-70 लाख रुपए से पैकेज ही चालू होते हैं। तो उतने पैसे होते हैं आपके पास या हम लोग के पास, तो वही करा देते माँ बाप। तो कोर्स तो भैया आपने अपनी मर्जी से चूज किया, हमने क्या कहा था कि सीएमए करने के लिए तुम लोग को। सीएमए ज्वाइन करने के बाद ही यहीं पे आए हो ना सब लोग, एक आध एक्सेप्शन है इनको हमने ज्वाइन कराया है, बाकी लोग तो अपना अपना ज्वाइन किए थे सीएमए, उसके बाद मतलब चूज आपने अपने मन से किया ना, किसी ने ज्यादा दूर जबरदस्ती किया कि सीएमए करवा दिया तुम्हारे सेशन, ये पढ़ो किताबें पढ़ो जाके, ऐसा करीस क्या कोई? अपनी मर्जी से आपने चूज किया, और अपनी मर्जी से चूज किया तो उसके साथ नाइंसाफी क्यों करना कि अपने मन पसंद का तुमने कोर्स ज्वाइन किया है। तुम्हें लोग में से किसी ने घर में बताया होगा सीएमए करना है, तो माँ बाप ने कह दिया होगा नहीं 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 करना है, फिर तुमने कहा होगा नहीं नहीं पापा करना है, हमको करना है, तो कहने अच्छा चलो कर लेते। दो चार बात तो ऐसा भी देखा गया है कि बच्चा कहता है पेरेंट्स से, पेरेंट मना कर देता, कहने नहीं तुम नहीं कर पाओगे, बच्चा कहने नहीं हम करेंगे, मेहनत करेंगे, हम करेंगे, माँ बाप कहता है चलो भाई कर लो ट्राई एक बार। भाई सब सीए सीएस सीएमए प्रोफेशनल कोर्स हमने बताया था आपको पहली क्लास में ही कि 50-60% बच्चे क्विट कर जाते हैं बीच में। लगभग लगभग 1/3 बच्चे फाउंडेशन के बाद क्विट कर देते हैं, जैसे इंटर की किताबें देखते हैं उनकी जान निकल जाती है, फाउंडेशन कर लिया बहुत है, ये नहीं हो पाएगा हमसे, ये कुछ और करने लगते हैं। कुछ लोग इंटर की 2 बार परीक्षा देने के बाद सरेंडर कर देते हैं, कुछ लोग इंटर पास करने के बाद सरेंडर कर देते हैं, फाइनल नहीं हो पा रहा है, कुछ लोग फाइनल में 2-4 बार ट्राई करने के बाद सरेंडर कर देते हैं, जो कहीं सरेंडर नहीं करता है वो बन जाता है। हमारे ऐसे ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जो अभी तक फेल ही नहीं हुए कहीं, फाउंडेशन से फाइनल कट टू कट एक एक बार में सब निकलता चला गया। ऐसे ऐसे बच्चे 2.5-2.5 साल में सीएमए बना दिए हैं उनको। अभी पिछली बारी पास हुआ है लड़का, उसका बीकॉम कंप्लीट नहीं हुआ था जब फरवरी में रिजल्ट आया था 11 फरवरी को, उसने बीकॉम 6 सेमेस्टर के एग्जाम अभी दिए हैं जून में। तो समझ सकते हो बच्चा कितना मेहनती होगा। बीकॉम बाद में हो रहा है, सीएमए पहले बन रहा है। फाउंडेशन में उसकी ऑल इंडिया 2nd रैंक, यहीं से पढ़ के इसी क्लासरूम से। इंटर में ऑल इंडिया 6 रैंक, फाइनल में ऑल इंडिया 8th रैंक। और भी बच्चे हैं, एक बच्चे के बारे में बताया था कि 6 अटेम्प्ट वो फेल हुआ था फाइनल में, और 7वें अटेम्प्ट में उसकी ऑल इंडिया 13 रैंक आई थी। तो बच्चा तो वही है। जिसे इसी क्लासरूम का एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोड़ दो, अभी प्रियसा सामने बैठी हुई हैं, 2 टेस्ट में इनके मार्क्स, मतलब एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल की तरह कनेक्ट करना, कोई तो दिल से ना लगाना, मतलब दिल से लगा लो, अच्छा तो दिल से लगाओगे तभी तो मजा आएगा। तो प्रियसा के देखो यहाँ कितने नंबर हैं, 41, यहाँ कितने हैं 50 में, तीसरे में। समझ पा रहे हो, बच्चा वही है, बस इस टेस्ट में उसने मेहनत, उधर वाली क्लास में बेटा, इस टेस्ट में उसने मेहनत नहीं करी तो उसका रिजल्ट ऐसा है। हम ही नहीं कहने की पढ़ाई बहुत खराब है, लेकिन इस टेस्ट के हिसाब से इन्होंने मेहनत नहीं करी, इसलिए इस टेस्ट में इनके नंबर कम।
अगले टेस्ट में फिर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो सकता है फिर यहीं पे आएंगे। तो देखो होगा तुम ही लोग हो, कहो किसी अटेम्प्ट में एक ग्रुप ना निकले, कहो अगले अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप निकाल ले जाओ, मे बी। तो जब लग जाओगे किसी काम में तो उसी अटेम्प्ट में निकल जाएगा। जब तक आप 100% समर्पण नहीं करते हो, जिस अटेम्प्ट में तुमने 100% लगा दिया अपना, वही अटेम्प्ट क्वालिफाई करवा देगा तुम्हें। जब तक वहां 2-4% की कमी छोड़ते जाते हो कि चलो 95 कर लिया, 94 कर लिया, फेल। अपना 100% देना है, जितना तुम दे सकते हो मैक्सिमम उतना दे दिया। तो ये सब कोर्स बहुत छोटे हैं, एक ही बार में तुम IAS PCS निकाल सकते हो। ये सब तो बहुत हल्के कोर्स उन सबके कोर्स के मुकाबले। तुम्हारे चारों सब्जेक्ट, चारों क्या 8 सब्जेक्ट IAS PCS का 2 सब्जेक्ट के बराबर नहीं है, ये समझ लो। सिविल सर्विसेज में बताया क्वांट की बुक ही आती इतनी इतनी मोटी, 5 बुकें लगानी पड़ती, 800 पन्ने की। 800 पन्ने मतलब 5 किताबें, समझ लो एक सब्जेक्ट में 4000 पेजेस के हो गए, खाली एक सब्जेक्ट। तभी तो सब बच्चे लाइब्रेरी को ही अपना घर बना लेते हैं, सुबह 6 बजे आते हैं, उसी में अपना पढ़ते रहते हैं, केवल घर जाते ही है सोने। जिस स्टूडेंट की बात बता रहे हैं वैसा ही था, सुबह आता था, जब लाइब्रेरी ओपन होती थी 6 बजे, 6 बजे लाइब्रेरी में आ जाता था, क्लास चलती थी, क्लास करता था, फिर लाइब्रेरी में जाके पढ़ता था। फिर जब कोई क्लास हुई, क्लास करने आ गया, फिर लाइब्रेरी में पढ़ता था। लाइब्रेरी जब तक साथ में भगाता नहीं था कि बेटा बंद करने का समय हो गया है, कब जाओगे तुम, सब निकल जाते थे बच्चे, आखिरी में हो जाता था, कहता नहीं भैया थोड़ा और लगा लें, 2 सवाल और पढ़ लें। शर्मा जी 2-3 बार हमको फोन कर चुके कि देखा आपका लड़का साला जाता ही नहीं है, इसी चक्कर में आधा घंटा हमको और बैठना पड़ता। तुमने कहा टाइम लिया आपने, आपने बताया था बच्चे को 6 से 9 तक लाइब्रेरी खुली रहेगी, तुमने कहा वो 9:01 पे नहीं जाएगा, 9 बजे चला जाएगा, चाहे अकेला आएगा आपको लाइब्रेरी खोलनी पड़ेगी। आपने ठेका लिया है, आपने कहा 6 से 9 लाइब्रेरी खुली रहेगी तो लाइब्रेरी खुली रहनी चाहिए। अकेला पढ़ रहा तो आपसे मतलब नहीं है, बाकी बच्चे चले जा रहे उनको रोको, काहे चले जा रहे। हमने कहा वो पढ़ेगा, सामने लाइब्रेरी मेरी ही ना, वो सामने लाइब्रेरी वो अपनी ही मेरी है, मैनेजमेंट दूसरे को दे रखा है, वो मैनेज करता है। अभी समय विकास देखते हैं, जब लाइब्रेरी जब बनाई थी तो उसका ऑब्जेक्ट अलग था, हमारा हमारा ऑब्जेक्ट था कि उसमें केवल CMA वाले बच्चे पढ़ेंगे। इन बच्चे होते साले अलग अलग टाइप के, हम बता बच्चे के लिए पूरी लाइब्रेरी बना रहे हैं। लाइब्रेरी में लगभग लगभग 7-8 लाख रुपए मेरे इन्वेस्टेड है, अभी तक भी नाम रिटर्न के नाम पे 0 है। तो 7-8 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए थे, बस हमने सोचा था कि जो इसके रिकरिंग खर्चे आ रहे हैं कि जैसे लाइट का खर्चा, रेंट का खर्चा, इतना बच्चों से ले लेंगे, उनको फैसिलिटी दे देंगे, उनकी एक सीट रिजर्व कर देंगे, वहीं जाके अपना पढ़ते रहेंगे दिन भर। तो बच्चों से कहा कि तुम लोग ऐसा कर देना कि तुम लोग हमें 4,000 रुपए दे देना 6 महीने के पूरे, और पूरी एक सीट दिन भर के लिए तुम्हारे पास रिजर्व रहेगी। तो पता लगा 50 बच्चे थे, कहीं अरे सर इतना कहाँ दे पाएंगे, ये है वो है, यहाँ 500 मिलता है, यहाँ 600 मिलता है, अपने फिर हमने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, बाकी बच्चे आते हैं, अब वो एक एक सीट का 1500 महीना दे रहे हैं। तो उसी सीट को जिसको हम 4,000 6 महीने में दे रहे थे, उसी सीट का 1500 इंटू 6 9,000 आता है। दूसरे बच्चे जिनको पढ़ना है, IAS PCS वाले हैं, CA कर रहे हैं, CMA कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वो अपना पैसा दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब उसी में जो एम्प्लॉय रखे उनकी भी सैलरी निकल रही है, सारे खर्चे भी मिट आउट हो रहे हैं, और अब हमें कुछ बच भी रहा है। जबकि ऑब्जेक्ट हमारा जिस समय हमने ओपन किया था तब अलग ही था, कोई प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्ट ही नहीं था हमारा। लेकिन वही बच्चे ने कहा नहीं नहीं कर पाएंगे, लगा कोई बात नहीं, ना करो भाई, घर में पढ़ो, हमें क्या करना है।
तो होता क्या है कि पता लगा तुम लोग के लिए करो, लेकिन तुम्हें लोग का मुंह बना रहता है। और अगर मान लीजिए मेरा बिजनेस ही ऑस्पेक्ट होता तो मैं 8 लाख रुपए लाइब्रेरी में क्यों लगाता, कहीं और इन्वेस्ट करता। 2018 में लाइब्रेरी बनवाई थी, 2018 में अगर 8 लाख का प्लॉट खरीदा होता तो आज 20 लाख का होता। उस समय बिजनेस एस्पेक्ट था ही नहीं मेरा उसमें। सेम चीज भी अभी कोचिंग में भी चल रही है। कोचिंग से समझ लो कि अभी मैं अपनी सैलरी सही से विड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ। कि जो हमारी सैलरी मिलनी चाहिए आज की तारीख में, 6-7 साल हो रहे हैं मुझे सीएमए करे, तो जो मेरी सैलरी होनी चाहिए मार्केट के रेट के हिसाब से, वो सैलरी भी सही से विड्रॉ नहीं कर पा रहे कॉमर्स गुरुकुल से हम। बस लगे पड़े हैं, तुमने कहा चलो सर चल रहा है चलने दो, बच्चों का ही भविष्य बनता रहे। वरना 5-6 साल सीएमए हो गए, अगर मैं कहीं जॉब भी करता तो आज जिस हिसाब से हम मेहनत करते हैं कंपनी के लिए अपने लिए, अगर वो मेहनत किसी कंपनी के लिए करते तो कम से कम 2-2.5-3 लाख रुपए सैलरी होती मेरी आज की तारीख में। और इतना रेवेन्यू तुम लोग का नहीं आ पा रहा है पूरा, सैलरी तो छोड़ दो। बच्चा आता कहता सर फीस ज्यादा लग रही है ना, भाई कहीं और पढ़ के आओगे तब तुमको पता चलेगा कि इतनी फीस लगती है। अभी यहाँ छोटे शहर में, लखनऊ जैसे शहर में रही तो तुमको बता कोई ऑप्शन दूसरा है नहीं, तुमको लगता है ज्यादा है। 4 जगह अब जाओगे प्राइस बताएगा, क्वालिटी देखोगे तब तुम्हें आइडिया लगेगा कि फीस कम है कि ज्यादा है। मार्केट में जाओगे तभी तो पैसे का अंदाजा लगेगा कि भाई क्या रेट बिक रहा है। दिन रात एक करे पड़े रहते हैं, तब जाके बेटा ऐसा रिजल्ट आता है, ऐसे हवा में थोड़ी ना आएगा। तो हम अपनी तरफ से इतनी 1% तो बहुत ज्यादा है, 0.01% भी कमी नहीं छोड़ते हैं पढ़ाने में। आप सुधर जाओ तो इसी क्लासरूम से ऑल इंडिया 30 रैंक के आ सकती है। सबकी अपनी अपनी एक एक रैंक होगी, कोई सेकंड ला रहा, कोई थर्ड आ रहा, कोई फोर्थ ला रहा है। लेकिन ऐसा जुझारूपन चाहिए, वरना ऑल ओवर इंडिया इंटरमीडिएट में अराउंड 60-65 हजार बच्चा एग्जाम देता है, और हमारे यहाँ कितना पढ़ रहा है, 20-25-30। उस 30 बच्चों में 2-3 ऑल इंडिया रैंक निकालना, कितना परसेंट निकल रहा है तुम खुद ही ज्ञान कर सकते हो। कि 65 हजार में टोटल 50 रैंकें आ रही हैं, और उस 65 हजार में यहाँ 25 बच्चा पढ़ रहा है, उसकी ऑल इंडिया में 2-3 बच्चों की ऑल इंडिया रैंक आई जा रही है। अब ऑनलाइन वाले बच्चे 7-8 बच्चे इस समय कर रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं। कोई महाराष्ट्र का है, कोई गुजरात का है, तो ऐसा थोड़ी कि वहां कोचिंगें बंद हो गई। ज्यादा अच्छा लग रहा होगा तभी हमसे पढ़ रहे हैं, तो कॉमन सेंस है। तुम लोग के भी आसपास में कोचिंगें होंगी, कई सारे ऐसे बच्चे हैं पता लगा 3-3 कोचिंग पढ़ के आए, चौथी कोचिंग है उनकी। 3-3 कोचिंग खत्म हो गई उनकी, 3-3 जगह सीएमए टाई कर चुके हैं। पूरा पूरा ग्रुप पढ़ डाले 6 महीने, नहीं संतुष्टि मिली, दूसरी कोचिंग ज्वाइन करी, नहीं संतुष्टि मिली, तीसरी कोचिंग ज्वाइन करी, नहीं संतुष्टि मिली, अब चौथी कोचिंग में संतुष्टि मिल रही। तो हम लोग के एंगल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम आती है वो आप लोग के एंगल से आती है, उतना इफर्ट आपकी तरफ से नहीं मिलता है। इसलिए कभी कभी लेक्चर देना पड़ता है, बताना पड़ता है कि कहाँ तुम गलत चल रहे हो। तो चलने से मंजिल तक थोड़ी ना पहुंचोगे, सही रास्ते पे चलने से मंजिल को पहुंचोगे। चल तो दिन भर समझ रहे हैं, अब मजदूर आदमी भी मेहनत कर रहा है, मिस्त्री आदमी मेहनत कर रहा है, हम भी मेहनत कर रहे हैं, तुम भी मेहनत कर रहे हो, लेकिन सबको अपनी दिशा में मेहनत करना पड़ेगा। हमें पढ़ाने के काम में मेहनत करनी पड़ती है, आपको पढ़ने के काम में मेहनत करनी पड़ेगी। इन सब में कठिन परिश्रम की जरूरत पड़ती है भाई। कमजोर दिल वालों की नहीं है पढ़ाई वढ़ाई आज की तारीख में। ये हल्का फुल्का आदमी कहते हुए नहीं, पढ़ने में बहुत ज्यादा लगन चाहिए, बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए।
उतनी लगन लगाओगे मजा आ जाएगा एकदम मस्त सा, नहीं लगाओगे मजा नहीं आ पाएगा। तो वापस आ जाते हैं। कल में 2 3 4 बच्चों से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है हमें, इनके नंबर देख रहे हैं, नाम नहीं लेने बच्चों का, नहीं खराब लगेगा उनको। और 3 4 बच्चों से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है इसमें। लग नहीं रहा था कितने कम नंबर उनके आएंगे, लेकिन रियलिटी तो है कि आए। इसीलिए बैक टू बैक सारे नंबर डालते रहते हैं, अपना चेक भी कर पाए कौन कहाँ क्या खड़ा हुआ है। वैसे प्रियसा की बात करें तो प्रियसा ने अभी एक ग्रुप के एग्जाम दिए हैं, फर्स्ट ग्रुप का इन्होंने एग्जाम दिया, इनको बस थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है 19 20 कि हो सकता निकल जाए हो सकता ना निकल जाए, तो टाइम वेस्ट नहीं कर रही है, इसलिए अपना क्लास में आके पढ़ रही है कि बाय द वे अगर मान लीजिए नहीं निकला तो पढ़ाई चलती रहेगी, अपना दे देंगे दोबारा अटेम्प्ट। लेकिन हम सोचो कि जो बच्चा एक बार सिलेबस कंप्लीट कर चुका है उसके ऐसे नंबर आए, समझ लो। जैसे हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, हमें बुखार भी चढ़ा हो, समझ लो, तो भी हम पढ़ा सकते हैं। जब कितने भी हालात खराब हो जाए इफिशिएंसी थोड़ी कम रहेगी, लेकिन पढ़ाने ही भूल जाए ऐसा तो नहीं हो सकता है। यहाँ तो वही हालात लग रहे हैं किसी बच्चे के कि 6 महीने जिसने अपने पढ़ाई को दिया, पूरे एग्जाम दिए अभी दिसंबर में, उसके एकदम से 5 नंबर आ जाए 50 में, खराब काम हो जाता है। तुम लोग में ज्यादातर बच्चे सब आउट ऑफ लखनऊ के भी हैं, ठीक है, ज्यादातर बच्चे सब क्या हैं इसमें, प्रॉपर लखनऊ कितने लोग, एक दो उंगलियों गिन सकते हो, 10 भी नहीं निकल रहे हैं। 8 10 लोग का घर है यहाँ लखनऊ में, और बाकी 20 22 लोग सब बाहर से आए, किसी कहाँ घर है, किसी कहाँ है, यहाँ लखनऊ में बसे हुए हैं खाली पढ़ने के उद्देश्य से। उन सब बच्चों का कार्यक्रम बहुत ही गलत चलता आता है। हॉस्टल में रहते हैं, पीजी में रहते हैं, ना कोई देखने वाला ना कोई सुनने वाला। पापा मम्मी फोन पे पूछ लेते बेटा कोचिंग गए थे, कहीं हाँ। खाना खाया, कहीं हाँ। जहां मन हो रहा घूम रहे हैं, जहां मन हो रहा टहल रहे हैं, जब मन हो रहा पढ़ रहे हैं, ज्यादातर तो सोते ही रहते हैं, जब मन हुआ सो गए, सब मन हुआ सो गए, दोस्तों के साथ निकल गए। भाई घर में रहे, रात में 11 बजे आए तो बाप भौंके कहाँ चले गए थे साले तुम। अब यहाँ हॉस्टल में रह रहे हैं, फान के अंदर चले गए कमरे में, कोई हौंकने वाला नहीं। इसलिए कभी कभी होता है कि माँ बाप की कमी भी खलती इस तरीके से, कोई टाइट करने वाला आपको नहीं रहता है, कोई डांटने वाला नहीं रहता है। जब वो लोग डांटते हैं तो आप सही काम करते हो, नहीं डांटते रहते आप अपनी मर्जी से काम करते हो। अब उनको भी डांटने में अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन तुम्हारे लिए डांटते हैं, तुम ही मुंह बना के टहल रहे होते उनसे कि लो मम्मी ने डांट दिया, बताओ भला। ऐसे कोई डांटता है क्या बच्चे को? अब एक हमारी स्टूडेंट थी अभी, तो उसने इंटर हमसे पढ़ा, और फाइनल में वो अपने दीदी के यहाँ शिफ्ट हो गई महाराष्ट्र में, और कहने लगे सर वहां पढ़ेंगे। फाइनल में तीसरा अटेम्प्ट दिया है अभी। अब कल उनकी दीदी का फोन आया कि सर इनको वापस भेज रहे हैं, आप पढ़ा दीजिए। हमने कहा हमसे हो नहीं पाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया। हमने कहा जब भेजना ही था तो आप ले काहे गई थी, अब पढ़ाओ वहीं। कि नहीं आपके यहाँ सब सही चलता था, यहाँ बहुत बेकार चल रहा है। हमने ये सब पहले सोचना चाहिए था ना आपको। फिर आधा घंटा बाद हमने कहा लेकिन सारा फाइनल का पैसा एक किस्त में लेंगे पहले दिन। हमने कहा 80,000 फीस होती है, 80,000 जब अकाउंट में मेरे ट्रांसफर हो जाए तब भेजना बच्चे को। हमने कहा आपके बच्चे को अपनी शर्त पे पढ़ाएंगे।
यानी सर इंटर में तो आप इंस्टॉलमेंट में लेते थे, हमने कहा भूल जाओ अब। हमने कहा अब भी लेते हैं बच्चों से, लेकिन आपके बच्चे से नहीं लेंगे। हमने कहा आपके अंदर इतना टच था तो तोड़ के काहे गए थे आप? तोड़ गए थे तो कहीं पढ़ा लो। हमने कहा हम पढ़ाने की कोई चिंता नहीं, दूसरा बच्चा पढ़ेगा तुम्हारी जगह पे। अपनी सीट तो भाई 40-45 की लिमिटेड है, तो ज्यादा भीड़ चाहिए भी नहीं अपने को। हम बहुत ज्यादा समझदार बन रहे थे, पढ़ा लो जहाँ मन करे तुम्हारा। मना भी कर देते हैं। अभी एक बच्चा आया था 6-7 दिन पहले, कहे सर मैं पहले 4-5 दिन पढ़ूंगा, ट्रायल लूंगा, ट्रायल लूंगा। ट्रायल पे बहुत ज्यादा जोर दे रहा था। अब हमने कहा हमारा ट्रायल तुम कैसे ले सकते हो? ट्रायल तो हम तुम्हारा लेंगे, और हम तय करेंगे कि तुम पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे। यहाँ तुम्हें यहाँ आता ही क्या जो हमारा ट्रायल लोगे तुम? उनके मम्मी पापा बैठे थे, लेकिन बात तो सर सही है। तुमने कहा यही है। हमने कहा इसमें देखिए, आप हमारे यहाँ आए हो तो आप नहीं तय करोगे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, हम तय करेंगे कि हमें आपके बच्चे को पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है। इसलिए तो स्कूल कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं। एलयू भी देखो एंट्रेंस एग्जाम ले रहा है, क्यों? क्योंकि एलयू को चाहिए अच्छे बच्चे। एमबीए कराने वाले लेते हैं कैट का एग्जाम, सी मैट का एग्जाम, क्यों? क्योंकि उनको चाहिए प्रीमियम बच्चे जो पढ़ाई मन लगा पाए, अब तक पढ़ने में अच्छे रहे हो। हमने लद्दड़ बच्चा बता लिया है हो, एक तो पढ़ने में ठीक नहीं है, ऊपर से नाम भी खराब करेगा मेरा। नहीं, ऐसा बच्चा ना पढ़े, कहीं ऊपर आके पढ़े, वहीं फेल हो। ये काम अस्पताल वाले करते हैं। मरीज एडमिट है, उनको लगा अब टेम हो जाएगा, कहने भैया इनको ले जाओ, हमारे पास दवाई वाला नहीं हो पाएगी। वो चाहता यहाँ ना मरे वो, समझ रहे हो? तो वाला जन क्या कहते हैं, रिफर कर दे रहे हैं पीजीआई ले जाओ, रिफर कर दे रहे हैं यहाँ ले जाओ। क्यों? उनको पता है कि अभी बचेगा नहीं, लेकिन वो क्या चाहता है कि अपने अस्पताल का नाम काहे खराब हो कि रोड डेड बॉडी जा रही। उसको रियलिटी में पता है कि 2 घंटे में निपटने वाला है, लेकिन ये नहीं कहेगा घर ले जाओ। तो तुमसे कहा घर ले जाओ, तुम सवाल जवाब करने लगोगे। तुमसे कहता भाई यहाँ इतना टेक्नोलॉजी नहीं मेरे पास, इतनी मशीनें नहीं है, पीजीआई में बहुत कुछ है, वहां ले जाओ बच सकते। लेके चले जाते हो, रास्ते में निपट गवा। रियलिटी बेटा ये सब। तुम ज्यादा कहने लगे उनके माँ बाप, तुमने कहा देखो एक दिन पढ़वा लेना, इससे ज्यादा नहीं पढ़ा के दिखा पाएंगे। एक दिन बच्चा बैठ जाए, पढ़ के देख ले, अपना सीख लगे, पैसा जमा करे, ठीक। इतना काम आता बच्ची करते रहेंगे, अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे बच्चों को पढ़ाने में, इन सब में थोड़ी लगाएंगे। इसलिए हम लोग की टीम भी बहुत बड़ी नहीं है, यहाँ तक रिसेप्शन तक नहीं रखा है हमने, रिसेप्शनिस्ट नहीं है, कोई प्यून नहीं हमारी कोचिंग में, खुद ही आके ताला खोलते हैं सुबह। लोग ने कई बार देखा होगा, जब सुबह क्लास रहती है रात में खुद ही बंद करके जाते हैं अपने हाथ से। कई बार तो ऐसा हुआ कि झाड़ू वाला नहीं आया, खुद अपने हाथों से झाड़ू लगाया हमने क्लासरूम में। इसमें क्या शर्माना, अपना काम। अपने घर में नहीं लगाते क्या? कभी वाइफ की तबीयत खराब रहती है तो खुद ही लगाना पड़ता है झाड़ू पोछा, उसमें क्या है? अपना घर कोई और तो साफ करने आएगा। तुम लोगों को यहाँ बोतल डाल के भाग जाता है, कोई चॉकलेट फेंक के चला जाता है, इतना सेंस नहीं कि कहाँ बैठो कहाँ गंदा कर रहे हो। एक परसों हॉस्पिटल गए थे तो एक आदमी निकला पान खा के, वही एकदम गेटवा पे थूक दी इस अस्पताल के मेन गेट पे। तो गार्ड बैठा था कि भैया देखो क्या कर रहे हैं लोग। हमने क्या बताएं, जैसे जाना लगा कि पहले ही यहाँ पान वान थुकवा दिया करो इन लोग का, तो मुंह धुल के अंदर जाओ। हमने कल से यहाँ एक बोर्ड लगा देना कि कोई पान मसाला खा के अंदर नहीं घुसेगा, सब बाहर, सामने नल लगा हुआ है, वहां मुंह धुल के तब अंदर जाए। कैसे भैया बढ़िया आइडिया दिया आपने, यही लगवा तुमने। मैडम से कह दीजिए बनवा देंगी बोर्ड, डॉक्टर मैडम थी, तुमने मैडम से कह दिया बनवा देंगे, बाहर लगवा दो। अन्ना कोई खा के जाएगा,
ना कोई थूकेगा यहाँ। तो ऐसे तो जुल्ल आदमी है, इतना भी सेंस नाम की चीज नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब पढ़ाई आप करते हो तो सही टेक्निक्स आपको नहीं पता होती हैं, तो लैक ऑफ टेक्निक के चक्कर में आपके एक दो अटेम्प्ट निकल जाते हैं वो चीजों को समझने में, कि भाई इसको कैसे क्रैक करें। इस चीज को ही समझने में एक आधा साल निकल जाता है, और जब तक समझ में चीजें आती हैं तब तक देर हो जाती हैं, और फिर जिंदगी भर रियलाइज होता है। कल देखो एक हमने वीडियो वो डाला था पोस्ट उस पे, अपने चैनल पे, व्हाट्सएप वाले पे। उसमें देखो उसके बाद कार के बाहर क्या लिखे था, काश मैं मेहनत से पढ़ लेता। समझ लो? तो जो लोग भी आजकल कम पढ़े लिखे मार्केट में हैं, उनको सबसे बड़ा जो गम है वो है कि हमने क्यों ज्यादा नहीं पढ़ा बचपन में। जैसे कोई रिक्शा वाला मिले, उससे कहो तो भैया रिक्शा काहे चला रहे हो, कोई और काम काहे नहीं कर रहे हो, तो नौकरी क्यों नहीं कर लेते, तो क्या इतने पढ़े लिखे थोड़ी उनकी नौकरी कोई दे देगा हमको। दिल से कह नहीं पा रहा है, उसके दिल से अंदर जाके पूछो तो पता चलेगा कि भाई इतना पढ़ाई उसने नहीं मेहनत करी, इसलिए उसको रिक्शा चलाना पड़ रहा है मजबूरी में। अगर उसको ऑटो मिल जाए ऑटो चलाए बढ़िया मस्ती से। कैपिटल नहीं उसके पास, या ऑटो चलाना नहीं आता। ये जब कंप्यूटर नया नया आया था तो बहुत लोग का था कंप्यूटर का ज्ञान नहीं था, तो बैंक में जब कंप्यूटराइज हुआ तो बहुत लोग को नौकरी छोड़नी पड़ी, या तो कंप्यूटर सीखे। पहले रजिस्टर मेंटेन होता था ना, जब तुम लोग इंटी पास करते हो जनरल, फिर लेजर में पोस्टिंग, वैसा ही होता था बैंक में काम। पैसा पता करने भी अकाउंट में कितना है बैंक जाना पड़ता था, पासबुक लेके भैया बताओ कितना खाते में पैसा है। 20-25 साल पहले की बात बता रहे हैं। अब कंप्यूटराइज हो गया, अपना मैसेज से ही पता चल जाता है, चेक कर लेते हो फोन पे गूगल पे ही बैलेंस कितना है। तो जब बैंक स्विच कर रही थी कंप्यूटराइज पे तो सबने कहा, सब एम्प्लॉयज को कहा गया बैंक के कि बेटा कंप्यूटर सीखो, या तो और या तो फिर रिटायरमेंट लो, अपना वॉलंटरी वीआरएस ले लो, दूसरा लड़का रखेंगे। जिन्होंने अपने आप को अपडेट किया आज भी नौकरी कर रहे हैं, नहीं अपडेट किया वीआरएस लेके घर में बैठे हुए हैं। तो समय की डिमांड होती है, उसके हिसाब से चलना पड़ता है, जब तक नहीं चलेगा तब तक। और आजकल क्या हो गया है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, एआई वगैरह आ गया है, बीआई वगैरह आ गया है। जो एग्जामिनर होते हैं, पेपर बनाने वाले होते हैं, उनके हाथ और चौड़े हो गए हैं। अभी आप चैट जीपी पे डाल दो एडवांस एमसीक्यू ऑन मार्जिनल कॉस्टिंग, 50-60 एमसीक्यू निकाल के दे देगा आपको, एडवांस वाले को भी। तुम निकाल सकते हो तो एग्जामिनर नहीं निकाल सकता उसमें से एक एमसीक्यू, वही दे देगा एग्जाम में। तो उसको नया एमसीक्यू बनाने में कुछ बहुत ज्यादा मेहनत तो नहीं करनी। ये बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती तो ना करता, लेकिन मेहनत भी कम हो गई उसकी। अब जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग है, सारे एमबीए के कॉलेज में पढ़ाई जाती है, एमबीए की हजारों बुकें आती हैं, उनमें पढ़ी होती है। प्रोफेशनल कोर्स में सीए में है, सीएस में है, सीएमए में है। जो मैनेजमेंट वाले होते हैं, पीजीडीएम, एमबीए, इन सब में होता है। किसी बुक से कोई एक सवाल एक चुरा के दर डाल देगा पेपर में, एग्जाम में कितना टाइम लगेगा उसको। उसको थोड़ी कहा गया कि इसी किताब से सवाल बनाने। तफरी की बात तो देखो कि जो टेस्ट में 5 सवाल दिए गए थे, और पांचों के पांचों जो क्लास में कराए गए थे वही दिए गए थे। तब हालात ऐसे हैं, कहीं उस 5 में से 2 बाहर के दे देते, वो 3 किताब के देते, तब तो बैंडे बच जाती। और एग्जाम में 1-2 सवाल आएंगे बाहर के, पहले से बताए दे रहे हैं, लेकिन बाहर का सोर्स बहुत है। 70-75-80% पेपर जो हमने मटेरियल दिया इसी से आएगा, और जो 25%, 20% बाहर से आएगा, उसके लिए अगर किताबें बनाए तो पूरी रैक कम पड़ जाएगी। कौन कौन सी किताब तुमको दिलवा दें। तो जो दिया है मटेरियल अगर उतना ही आदमी पढ़ ले तो पास हो जाए, उत्तम रैंक बच्चे ला रहे हैं, पास होने की तो बात छोड़ दो। तो जहां वही सब सवाल टेस्ट में दे रहे हैं, 5 ठोरे पता, किसी 10 नंबर आ रहा है, किसी 5 आ रहा है, किसी कितने आ रहा है, किसी कितने आ रहा है, किसी के 35 में 35 भी आ रहे हैं।
किसी 35 में 18 भी आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा खतरनाक बात इसमें देखो कितने बच्चे हैं, 4 4 8 4 3 12 4 4 16, एक बच्ची ऑनलाइन पढ़ती इसमें से, तो 15 मानो। क्लास में बैठे हो 30 लोग, टेस्ट देने में कितने लोग आए, 15। जो टेस्ट ही देने नहीं आया, समझ रहे हो, उसका करेज ही नहीं है। कि बताएगा टेस्ट में बैठे कि ना बैठे, उसको डर लग रहा है कि बेइज्जती ना हो जाए, 4 नंबर ना आ जाए, 5 नंबर ना आ जाए। तो अभी बेइज्जती उसकी होती जिसकी कोई इज्जत हो। बेइज्जती तो वो लोग डरते ना जिनकी कोई मार्केट में इज्जत हो। अब इज्जती क्या है, जब नंबर लाओगे तब इज्जत बनेगी मार्केट में कि भैया ये पास हो चुके हैं, हम इंटरमीडिएट पास हो चुके हैं, इतनी रैंक आई हमारी, तब एक मार्केट में वो होता है। अब किसी को मान लो इंटर में रैंक आ जाए तो फाइनल की बेइज्जती को डरता है कि ऐसा ना हो यार फाइनल फेल हो जाए, लोग क्या कहेंगे, इंटर में रैंक थी फाइनल फेल, कितनी बेइज्जती की बात हो जाएगी। वो बेइज्जती को डरे समझ में आता है, यहाँ साला कोई इज्जत ही नहीं है। अब वो आदमी बेइज्जती को लेकर डर रहा है। अरे भैया इस क्लासरूम के नंबर तो क्लासरूम वाले लोगों को पता चल पा रहा है, या टेलीग्राम पे मान लो 200-250 बच्चा जुड़ा हुआ तो उनको पता चल पा रहा है सिर्फ। जो मेन एग्जाम देते हो उसको तो पूरा दुनिया, कोई भी तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देगा, पता चल जाएगा उसको। तुमको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं बताएंगे, हमें ना बताना तब भी हमें पता चल जाएगा। इधर रिजल्ट आएगा, इधर मेरे पास पूरे ऑल इंडिया का रिजल्ट आ जाएगा। तो तुम्हारा बस नाम टाइप करना है, रिजल्ट सामने खुला पड़ा होगा। उसका मतलब क्या है कि वो रिजल्ट जो होता है वो पब्लिक फोरम पे अवेलेबल है, कोई भी डालेगा थोड़ी सी चीजें पता चल जाएगा। उसमें डर नहीं रहा, उसमें लपक के पहुंचा जा रहा बच्चा पेपर दिए कि अल्लाह भैया देख लेते हैं, पास हुए तो ठीक वरना अगली बार फिर मिलेंगे। इसमें जान निकली जा रही उसकी, जबकि इसमें नहीं डरना चाहिए, डरना उसमें चाहिए कहीं फेल हो गए दुनिया को जाहिर हो जाएगा, जबकि उल्टा सिस्टम बना रखी से। एग्जाम के समय किसी को लगे कि नहीं निकल रहा, एग्जाम नहीं देना चाहिए उसको। मेन एग्जाम अगले टाइम में सही तरीके से बैठे सही रहता है। तो उसको पता ही सारा नहीं निकलेगा तो क्या मतलब बनता है, अगले टाइम की तैयारी करेगा, अगले टाइम में बैठे, ये तरीका होता है। नहीं, कुछ बच्चों की डबल मेंटेलिटी शुरुआत से ही चलती रहती है। जैसे मान लो कोई अभी ज्वाइन करे तो कहता है चलो ठीक है अब दिसंबर में समय कम बचा हुआ है, देख लेते हैं करके, एक बार हो गया तो ठीक है वरना फिर। उसका कभी नहीं होगा बेटा। आपने पहले अपने दिमाग को समझा रखा है कि नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, जून में दे देंगे, फिर तुम जून ही में दोगे, दिसंबर में दोगे भी तो निकलेगा नहीं। 100% कमिटमेंट चाहिए कि नहीं नहीं मुझे दिसंबर में ही निकालना है, जून में तो मैं अगला ग्रुप निकालूंगा। ये जिसको बोध ग्रुप देना तो ये सोचता है कि नहीं नहीं दिसंबर में इस साल इसके बोध ग्रुप, अगले साल दिसंबर में फाइनल के बोध ग्रुप, 2026 में कहानी खत्म, 27 से नौकरी। उसके टारगेट ऐसे रहते हैं। और यहाँ हमारे आपके टारगेट क्या है, चलो भाई देख देख लेते हैं, अगर हो गया तो ठीक है वरना अगली बार दे देंगे, अगली बार दे देंगे। पता है इंटरमीडिएट में ही 3 साल गुजर गए और दूसरा बच्चा 2.5 साल में सीएमए बन के 3 साल में नौकरी कर रहा है। तो कंपटीशन का एकदम दौर है बहुत तगड़ा वाला। जिस बच्चे की बात बता रहे हैं ऑल इंडिया रैंक आई थी जिसकी, पीएसयू सेक्टर में लगा हुआ है, उसके नीचे 8 लोग की टीम है, तो सब उससे बड़े हैं एज में। तो कहता है सर हम अपनी बॉस की कुर्सी में बैठते हैं हमको शर्म आती है कि साले इतने बुढ़े बुढ़े लोग यहाँ हैं, किसी की उम्र 30 साल, किसी की 35 साल, किसी की 40 साल, इसे काम करवाना पड़ता है मुझको। तुमने कहा इसमें शर्माना क्या, तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है, इन लोग को शर्म करके मरना चाहिए। तुम्हारे तो बढ़िया काम है, इन लोग के सामने एग्जाम्पल सेट कर रहे हो कि अगर बच्चा काबिल हो तो 21 साल में बॉस की कुर्सी पर बैठ सकता है
और तुम काबिल नहीं हो तो 45 साल की उम्र उसके अंदर में काम करोगे। कह रहा जितने भी लोग सर अंडर में, कोई किसी को 15 साल का एक्सपीरियंस है, किसी को 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो ऐसे ही होता है, हायरार्की होती है ना भाई। मैनेजर होगा, जनरल मैनेजर होगा, फिर एजीएम होगा, उसके नीचे सबऑर्डिनेट्स होंगे, फिर उसके नीचे वर्कर होते हैं छोटे छोटे। अकाउंट डिपार्टमेंट में तो ऐसे ही होता है। ऐसा तो नहीं सीधा अकाउंट डिपार्टमेंट में गया तो सीधा बॉस की कुर्सी पर बैठ जाओगे। जितनी बड़ी कंपनी होगी उतने ज्यादा टीम होगी अकाउंटिंग की। अच्छी अच्छी कंपनियों में 100 अकाउंटेंट होते हैं एक ही जगह पे। अब 100 अकाउंट में 100 बॉस थोड़ी ना हो सकते हैं। के अंदर टुकड़े होते हैं, 20 20 25 25 लोग की टीम बनेगी, सबका अलग अलग काम रहेगा। तो टैक्सेशन का सेल मिलेगा, किसी को इनडायरेक्ट टैक्सेशन का मिलेगा, किसी को कॉस्टिंग वाला सेल मिलेगा, किसी को अकाउंटिंग वाला मिलेगा, किसी को कंप्लाइंसेस वाला मिलता है। तो उनके एक एक मैनेजर अपॉइंट किए जाएंगे, उनके नीचे लोग रहेंगे, वो सब काम करेंगे। और आजकल तो बच्चे इतने टैलेंटेड है, पता लगा कोर्स भी कर रहे हैं और एक्स्ट्रा भी दिमाग लगाए पड़े हैं। सॉफ्टवेयर भी सीख रहे हैं, बिजी सॉफ्टवेयर भी सीख रहे हैं, साथ में टैली भी अपडेट कर लिया, कंप्यूटर में मास्टरी करे पड़े हैं, इंग्लिश भी अच्छी है, बोलने में भी अच्छे हैं, देखने में भी अच्छे हैं। समझ लो। तो कहीं ना कहीं उनको एक एडवांटेज मिल जाता है। भाई इंटरव्यू में बैठा आदमी, तो इंटरव्यू में तो जो जिसके बोलने चालने का तरीका अच्छा होगा उसको ज्यादा प्रेफर करेगी कोई भी कंपनी हो, क्योंकि सबको अपने यहाँ प्रेजेंटेबल एम्प्लॉय चाहिए। कोई नहीं चाहता कि अगर हम लाख रुपए सैलरी दे रहे हैं तो एकदम लुल्ला टाइप का लड़का लिए आए यहाँ। तो अगर बोलने कहीं बोलने कह दिया जाए तो बोल ही नहीं पा रहा कुछ। क्योंकि आजकल कोई भी काम XYZ है, बैकएंड का कोई काम होता ही नहीं है, सारे काम फ्रंट एंड के हैं। पहले के जमाने में होता था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो कुछ लोग को फ्रंट पे रखा जाता था, जिनको सबसे मिलना है, देखना है, बातचीत करनी है, और बाकी सब बैक ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। उनको एक काम दे दिया, काम करके चले जाते थे, उनको किसी से कोई बातचीत नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन आजकल सबको फ्रंट एंड में रखना पड़ता है, सबको पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती है। नहीं ज्यादा होगा तो अकाउंट डिपार्टमेंट 25 लोग हैं, तो उनसे आपस में तो बात करोगे कोई बिजनेस के काम की। डायरेक्टर ने कोई मेल किया होगा तो उनको तो रिप्लाई करोगे। और इतना भी नहीं आता होगा तो फिर कैसे कर पाएगा कोई काम वहां। ऐसा ही नहीं कि सारी किताबों का ज्ञान खत्म हो जाएगा, फिर और भी एक्स्ट्रा चीजें सीखनी पड़ेंगी, उन सब में भी टाइम लगता है। तो उन सब के लिए समय बाद में बचा के रखोगे कि यार अभी पढ़ाई में समय लगा देते हैं, फिर जब रिजल्ट का वेटिंग वाला टाइम होगा तो उस समय वो सब सीख लेंगे, तब काम बनेगा आपका मस्त वाला। अदरवाइज काम नहीं बन पाएगा फिर। तो थोड़ा भैया 1 महीना गुजर चुका है, इसलिए हमने आज 1 1.5 घंटे का देखो लेक्चर तुम लोग को बता दिया कैसे कैसे चीजें होती हैं। ठीक है, बस हमारा काम ही है सोए हुए लोगों को जगाना। तो जो क्लास में है, क्लास में बैठे तो 30 लोग हैं, लेकिन अच्छी पढ़ाई 5 लोग कर रहे हैं, तो उसका मतलब 25 लोग टेक्निकली सो रहे हैं। तुमको सही आईना दिखाना कि तुम क्या कर रहे हो और बाकी लोग क्या कर रहे हैं, उनके जैसा तुम भी करोगे। तो हो सकता है अगले टेस्ट में 15 लोग टेस्ट दें, 6 7 लोग यहाँ बैठे हों, 35 नंबर का टेस्ट 7 से 7 लोग के 30 नंबर आ जाएं। जब तक इन टेस्ट में आपके नंबर ठीक नहीं आएंगे तब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, और जब तक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं तब तक और ज्यादा पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा तुम्हारा। समझ रहे हो। ज्यादा पढ़ाई करने की लालसा कैसे आती है, जैसे किसी बच्चे के हैं इसके 33 नंबर आए हैं तो यो मन लगा पढ़ेगी, साला 35 का है नहीं आए। अब जिस बच्चे को पता लगा यहाँ मान लो आए 10 नंबर, पिछले में भी आए थे 10 नंबर, कहीं सर साला हम तो वैसे भी नीचे रहते क्या, लैक ऑफ मोटिवेशन आ जाता है। तो उसको ऐसे नहीं देखना है। जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो सुहैब का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो सुहैब को ये देखना चाहिए
और अपने जस्ट 2 लोग को ऊपर वालों को देखना चाहिए बस। इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए ना, गलत हो जाएगा। इनको क्या देखना चाहिए कि मेरा 10 आए यार, पीयूष के 12 कैसे आ गए, राहुल के 12 क्यों, साकिब के 14 क्यों। हमें यहां नहीं आना, अगली बार मुझे यहां रहना है साकिब के पास। जब यहां आ जाएंगे अगली बार में तो मुझे देखने, अरे यार थोड़ा सा और अगर कर ले तो यहाँ उन्नति के नीचे आ सकते हैं। ऐसे करके अपने आप को अपडेट करना होता है, ऐसे करके मन को मनाना होता है कि थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस होती जाए। आज नहीं कल, कल नहीं कल ऊपर में आ जाएंगे हम, ऐसे समझना होता है। ये सीधा कंपेयर करेगा, ये वाला बच्चा कहेगा भाई हमें 35 लाना है, जब तक 35 में आगे नहीं आएगा तब तक कोई इज्जत नहीं होगी। ऐसे एकदम से 35 नहीं आ जाएंगे एक ही सांस में कि अगले टेस्ट में सीधा 35 आ गए। थोड़ा थोड़ा अपने आप को अपडेट करो, चीजें सुधर जाएंगी। इसलिए तो इतने एग्जाम रखे जा रहे हैं, इतने टेस्ट रखे जा रहे हैं। अगर एक एक टेस्ट से काम चल जाता तो इतने टेस्ट कराने की जरूरत क्यों पड़ती। हर टेस्ट से अगर 1-2% भी ग्रो कर लिया, कि मान लो तुम्हारे 20% नंबर आ रहे हैं, अगले में 22 आ जाए, फिर 24 आ जाए, फिर 26 आ जाए, तो धीमे धीमे करके 50 भी आ जाएंगे 25 टेस्ट बाद। बस 2% की प्रोग्रेस तो होती रहे हर टेस्ट में। 25 टेस्ट ही तो लगेंगे 50% लाने में, तो इतना ही चाहिए पास होने के लिए। 50% गलतियां तो एग्जामिनर भी टॉलरेट कर रहा है तुम्हारी। वो कहाँ कहते हैं तुम्हें 100 में 100 लाने हैं, कह रहा बेटा 100 में 50 लिया और फिर पास हो तुम। तो 50% तो वैसे ही तुमको छोड़ दे कि आधी गलती बर्दाश्त है तुम्हारी, आधी ज्यादा ना करना। तो इतनी गलती तो टॉलरेट करने के लिए वैसे ही तुमको इजाजत दे रहा है। जैसे किसी को मान लो 18 नंबर आए, तो भाई 36 में 35 में 18 है, परसेंटेज निकाल लो 18/35 इंटू 100, तो 51.42% मतलब ये बच्चा पास है ओवरऑल। किसी के मान लो 15 आए, तो 15/35 इंटू 100, 43%। इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज तो निकल गया, लेकिन ग्रुप बनाने के लिए कितने चाहिए, 50%। तो ये बच्चा कहेगा ठीक है इसमें 15 है, लॉ में मेरे 35 में 20 आ जाएंगे, मेरा निकल जाएगा उस तरीके से। लेकिन अब ये बच्चा कहे तो फेल है ये बच्चा। 10/35 इंटू 100, 28%। बाकी सब में 100% भी लिए हैं, रिजल्ट तो फेल ही होके आएगा। तो जिनके भी 40% से नीचे नंबर आ रहे हैं टेस्ट में, उनका पहला ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि कैसे धीमे धीमे करके हम 40% नंबर लाना बटोरना चालू करेंगे सब्जेक्ट में। जब 40 आना चालू हो जाए तो 50 के बारे में सोचना है कि 40 तो अब आ रहे हैं यार, 50 कैसे कन्वर्ट करें। जब 50 आना शुरू हो जाए तो 60 के बारे में सोचना है, एग्जाम्शन के बारे में। जब लगातार 60 आना शुरू हो जाए तो 75 के बारे में सोचना, रैंक भी तो लानी है। सीधा वो 20% वाला बच्चा सीधा 75% के बारे में सोचेगा, जान निकल जाएगी उसकी। धीमे धीमे करके ग्रो करना है, यही तरीका होता है। अगर हम पढ़ाई के तरीके सिखाने पे आ जाए तो एक आध महीने उस पर ही लेक्चर चला सकते हैं कि पढ़ाई कैसे करें, सही तरीका क्या होना चाहिए पढ़ाई करने का। 40-50 वीडियो खाली इस पे बना सकते हैं हम। इतने तरीके होते नहीं जितने हमको पता है, क्योंकि इतने लोगों के साथ डील कर चुका हूं मैं आज तक। नहीं होगा तो कम से कम 4-5 हजार बच्चों को तो पढ़ाई चुके होंगे आज तक, सब फेस टू फेस, आमने सामने। ऑनलाइन ऑनलाइन तो अभी थोड़े दिन पहले चालू किया है। जैसे ऑनलाइन में इस समय 7-8 बच्चे पढ़ रहे हैं, बस 6 महीने लगेंगे, 100-150 बच्चा ऑनलाइन में पढ़ने लगेगा हमारे पास। तो जितना 25 लोग क्लास में आके पैसा देंगे उतने इधर वाले भी देंगे, अपनी कमाई डबल हो जाएगी। तो कहीं 1000-2000 बच्चे आ गए तब तो मजा ही आ जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
पढ़ाई की टेक्निक, प्राइसिंग पॉलिसी और इन सब में कोई हमें बीट नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही तुम लोग भी मेहनत करोगे तो एक दिन तुम्हारे हाथ भी वो सब चीजें लगेंगी, तुम भी थोड़ा अलग बनोगे, यूनिक रहोगे, तो कंपनी तुम्हें उस हिसाब से पैसे देंगी। तो आपको थोड़ा अलग करना पड़ेगा। तो जिन बच्चों के जैसे अच्छे नंबर आते हो तो भीड़ से अलग दिख रहे हैं ना। तुम्हें लोग को लगता है यार आयान कितना पढ़ने में अच्छा, देखो यार 35 में 35 आता, स्वाति कितनी पढ़ने में बढ़िया है। एक इमेज ड्राफ्ट हो जाती है उसके प्रति आपके नजरों में, यार ये बच्चा देखो कितना अच्छा है पढ़ने में। जैसे एक दिन पूछ रही थी कि ध्वनि कौन है, ये कह रही थी क्लास में तो दिखती नहीं, हमने कहा वो बेटा ऑनलाइन पढ़ती है। क्यूरियोसिटी होती कि यार ये लोग क्या ऐसा कर रहे हैं। तो तुम्हें लोग के जैसे हैं पढ़ने में, कोई अलग नहीं है, बस ये लोग तुमसे मेहनती बहुत ज्यादा है, लेबोरियस ज्यादा है। 4 बार भी सवाल लगाने के बाद उबन नहीं आती है कि यार 4 बार लगा चुके 5 बार फिर लगाए क्या। ऐसा तो हम बाबा पढ़ाते पढ़ाते उब जाएं, क्या होगा भाई 150 बार सवाल करवा चुके, बताओ 151वीं बार तुम्हारे को करवाएं, तो अगले अटेम्प्ट में 152वीं बार कराएं, कि कोई डाउट पूछे 153वीं बार कराए, तो हमारा मूड नहीं खराब होता होगा। तो कोई नए नए सवाल थोड़ी पैदा हो रहे हैं, वही सब सवाल पड़े हुए जन्मों जन्म से, वही सब बाबा कराना पड़ता है। तो तुम्हें भी उबना नहीं चाहिए। चाहे कोई चैप्टर 5 बार भी रिवाइज कर चुके हो, टाइम बचा 6 बार रिवाइज करो, और टाइम बचा 7वीं बार करो, और टाइम बचा 15वीं बार करो, जब तक एग्जाम ना आ जाए करते रहो लगातार। हर बार रिवीजन करने में थोड़ा तो प्लस होगा ही होगा, तो जो आ गया गैप तो नहीं हो जाएगा, बढ़ना होगा बढ़ जाएगा, घट तो नहीं जाएगा उल्टा। ये माइंडसेट रखना पड़ता है। अब आदमी कहे नहीं सर ने कह दिया था 4-5 रिवीजन बहुत होते हैं, समय बच भी रहा है तब भी साला बैठा है। ये जिस बच्चे की बात बता रहे हैं, दिसंबर में उसके एग्जाम थे, तो अक्टूबर में आया, कही सर मेरा हर सब्जेक्ट 5-5 6-6 बार रिवीजन हो गया है, अब बताइए क्या करें। आपने कहा था 5-6 बार, हमने कर डाला, लेकिन अभी अक्टूबर आया हुआ है, अभी परीक्षा तो 10 दिसंबर से है। तुमने ऐसा करो, जाओ पहले 2 बार और करना पहले तो कहे 2 बार और करना है तो बस 12 दिन में हो जाएंगे। अब समझ लो 8 सब्जेक्ट, बच्चा क्या कह रहा है कि 12 दिन में हम 2 बार रिवीजन करने के बाद फिर आ जाएंगे, तो ना ठीक पहले करके आओ 12 दिन में, और 12-13 में फिर आग वाला पक के साथ 2 बार और कर दिया, फिर और असाइनमेंट उसको दिया, हमने कहा ये करके लाओ 1 हफ्ते में, फिर वो घर गया फिर 1 हफ्ते बार करके लाया, फिर और काम दिया उसको, लेकिन बैठा नहीं वो बच्चा, जैसे ही काम खत्म होता तो आता था लपक के बताने कि सर कर दिया मैंने, और बताइए। अब उसके एक एक दिन में 2-2 मॉक एग्जाम कराए हमने। बच्चा पढ़ने में मेहनती था तो हम लोग को मेहनत करने में दिक्कत नहीं होती थी। तो दिन रात लगे रहते थे उस बच्चे के चक्कर में, तब रैंक आई। हाँ वो बच्चा भी टैलेंटेड था, वो भी लगा रहता था हम लोग के साथ, ऐसा नहीं कि हम ही लोग की सारी मेहनत है, उसकी भी अपनी मेहनत है बहुत ज्यादा वो भी। लेकिन ये है कि जो भी हम कहते थे, जैसे भी कहते थे वो करता था, वो उसमें आनाकानी नहीं करता था। उसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि सर आज तक मैंने किसी और की बात सुनी भी नहीं, आपने कह दिया तो बस खत्म। कोई चाहे कुछ कितना भी कहता रहे, मेरे पिताजी भी कुछ समझाते थे मैं नहीं सुनता था, केवल आप ही की बात मानता था मैं। तो जब आपको गाइड करने वाला एक व्यक्ति होगा तो उसके तरीके से चलोगे तो अलग इम्पैक्ट आता है। अब आपको कोई कोई बात अगर समझनी, यूट्यूब पे सर्च करते हो कॉस्टिंग में क्या करें, अब उसमें आते हैं 32 लोग, अब 32 लोग 32 ज्ञान पे लेंगे, किसका ज्ञान सही किसका ज्ञान सही नहीं है। कहाँ तुम्हारे अंदर इतना दिमाग है कि समझ पाओ कि कौन सही बात बता रहा है, कौन सही टेक्निक बता रहा है, कौन से तुम्हारे ऊपर अप्लाई होगी, कौन से तुम्हारे ऊपर अप्लाई नहीं होगी। और वो कहती बेटा सुबह 4 बजे उठना चाहिए, तुम साला आज तक 10 साल से कभी 4 बजे नहीं उठे हो, तुम्हारे पर टेक्निक नहीं लग पाएगी।
तो यूट्यूब यूनिवर्सिटी से नहीं बच्चा पास हो सकता है। जो बहुत ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि साला यूट्यूब छोटा पड़ जाए। एक एक टॉपिक पे हजार हजार वीडियो मिल जाएंगे तुमको। 200-400 की बात ही छोड़ दो, छोटे बड़े टॉपिक पे सर्च कर लिया तुमने, डाल दो सिंपल इंटरेस्ट, 300-400 वीडियो खुल जाएंगे। सारे वीडियो खुलने के बाद नीचे लिख के आएगा सी मोर, फिर क्लिक करोगे 100-150 और खुलेंगे, फिर लिख के आएगा सी मोर, फिर क्लिक करोगे और 100-150 खुलेंगे, ऐसा। तो कितनी वीडियो देखते फिरे आदमी, कितना ज्ञान बटोर ले। यहाँ मुद्दा है कि आपके पास लिमिटेड टाइम है, उस लिमिटेड टाइम के अंदर लिमिटेड रिसोर्सेस को कैसे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कि समय भी सीमित है, मटेरियल भी सीमित है, और इसी मटेरियल इसी समय का यूज करके कैसे हम दिसंबर में पास होंगे। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। पढ़ाई में जो सबसे बड़ा लिमिटिंग फैक्टर होता है वो टाइम ही होता है। अभी आपने पढ़ाई लिमिटिंग फैक्टर तो कल ही पढ़ा है, जो बड़ा लिमिटिंग फैक्टर है वो टाइम। अब एक बच्चा आज आया नहीं है क्लास में, मतलब वो कानपुर का है, तो अभी वो उसको रूम नहीं मिल पाया, तो कानपुर से डेली अप डाउन कर रहा है वो। डेडिकेशन समझ रहे हो? कानपुर से डेली यहाँ आता है पढ़ने, फिर कानपुर जाता है, फिर आएगा। कल बोलने लगा कि सर मुझे रूम नहीं मिल पाया। तुमने कहा इतने दिन बताएगा है नहीं बे, इतने दिन में तो रूम बनवा देते तुम्हारे लिए हम। तुमने कल बच्चे का नंबर भेजा ना, इससे बात कर लेना, रूम दिला देगा तुम्हें। तो आज हो सकता जाए भाई, रूम सेट करेगा अपना जाके। अब बच्चा बताया यहाँ गोमती नगर में रहता, कहता सर आपकी कोचिंग बहुत दूर है। अब हमने कहा गोमती नगर दूर है कि कानपुर दूर है, पहले ये समझ लो तुम। कि नहीं, अभी तक यहीं 12 में पढ़ता था, यहीं बगल में लिखवा देते कोचिंग में नाम। तुमने कहा वैसे पढ़वा लो, क्या बताएं, तो इतना दूर लग रहा तो वहीं पढ़वा लो भैया। यहाँ फोन का है कि ये फालतू मिलने का है यार, टाइम हमारा भी किल कर लो, अपना भी किल कर रहे हो। हमें कहा आपके एक बच्चे के लिए हम गोमती नगर में पहुंचे, कोचिंग खोले वहां, इतना तो पॉसिबल नहीं ना हमारे लिए कि सर एक ब्रांच खोल दीजिए। अब आप आदमी तो एक ही है, हम दूसरे के ऊपर टेस्ट कर ही नहीं पाएंगे। जैसे मान लो कॉस्टिंग अभी आप लोगों ने हमसे पढ़ी, 10 टीचर खड़े कर दें और 10 का ट्रायल क्लास तुमसे करवा दें, आखिरी में फिर तुम हम ही से पढ़ोगे। एक बार पढ़ा के दिखा दिया ना तुमको, अब तुम्हें किसी और का आउटपुट समझ ही में नहीं आएगा, उतना डेडिकेशन नहीं मिल पाएगा आपको। तो फिर आदमी क्या कहेगा, सर आप ही पढ़ाइए। इसलिए तो हमें इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ते हैं। एक बच्चा भी 4-5 दिन पहले आया तो कहा सर आपकी कोचिंग में कौन कौन टीचर है, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाएगा? हमने कोई नहीं, हम ही सारे पढ़ाएंगे। हमने कहा यस को भी नहीं मिला, हमने कहा हम ही सारे पढ़ाएंगे। अब तुम बताओ तुम्हें क्या पढ़ाना है? कैसे एक ही आदमी तुम सारे पढ़ा सकता? हमने कहा अच्छा एक आदमी सारे पढ़ सकता लेकिन पढ़ा नहीं सकता, ये कौन सा बेवकूफी वाला बड़ा हरकत है कि तुम साले इतने छोटे हो के 4 सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, हम इतने बड़े हो के 4 पढ़ा नहीं सकते? क्या लुलपना है? क्या नहीं, अलग अलग टीचर से अलग अलग मजा आता है। तुमने कहा मजे से पास नहीं हो पाओगे, मजा ले लो जाके केवल बस। हमने कहा मजा देने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, हम पढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं। वह भी ऐसा ही जैसे तुम लोग हंस रहे हो, या तो आप थोड़ा अलग टाइप की बातें करते हैं। हमने कहा इसीलिए तुम फेमस है थोड़ा, तो थोड़ा अलग ही टाइप से समझाते हैं।
कैसे ठीक देखेंगे, बताएंगे तुम्हारा ठीक है, अगले अटेम्प्ट में मिलना। अब टाइम वैसे भी खराब हो रहा है, 1 महीने गुजर चुके हैं, क्या ही तुम कर पाओगे। तुमने कहा देख लो, जब तुम्हें समझ में आ जाए तो फिर अगले अटेम्प्ट में आराम से आ जाना। नया बैच जो है एग्जाम के 2 दिन बाद स्टार्ट होता है। 18-20 को पेपर खत्म होंगे, 24-25 से नया बैच मिलेगा तुम्हें, फिर आना अपना आराम से पढ़ना। तो बच्चों का अपना अलग ही अलग सिस्टम चल रहा है। अब इसमें हमने कुछ गलत कहा क्या बताओ? कि तुम अगर 4 सब्जेक्ट पढ़ सकते हो तो हम 4 पढ़ा क्यों नहीं सकते? हमने कहा तुम 4 क्या, हम 20 पढ़ा सकते हैं फाउंडेशन से फाइनल तक। और पढ़ाने पे आ जाए तो साइंस वाला भी पढ़ाने लगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ परसों पढ़ाने लगे। हमने खुद 11th 12 में मैथ नहीं ली थी, लेकिन मैं 11th 12 वालों को भी मैथ पढ़ाया मैंने 6 7 8 साल। अभी सीए फाउंडेशन सीएमए फाउंडेशन में हम ही मैथ पढ़ाते हैं। तो कोई मैथ का डेडिकेटेड टीचर भी हमको बीट नहीं कर पाएगा, जो मैथ 10 साल से पढ़ा रहा होगा। तो इन सब में लगती बहुत ज्यादा मेहनत, तब जाके वो इम्पैक्ट दिखता है क्लासरूम के अंदर। वैसे तुम मेहनत करोगे हॉक के, तो वही इम्पैक्ट दिखेगा तुम्हारे एग्जाम में, वही इम्पैक्ट दिखेगा तुम्हारे रिजल्ट में। सबसे अच्छी बात तुम्हारे लिए जान दो क्या है, कि तुम्हारी मेहनत का सारा फल तुम्हें ही मिलना है। इससे अच्छा क्या हो सकता है? उसका जो भी बेनिफिट है सब तुम्हें ही मिलना है। 1% बेनिफिट भी किसी और को शिफ्ट नहीं होगा। अभी जितनी मेहनत कर लोगे 2-3 साल, बेनिफिट तो इसका लाइफ टाइम मिलेगा, कहीं पे डायरेक्ट नेचर और कहीं इनडायरेक्ट वजह से। ये समझ लो तुम। हमारे पास एक फाउंडेशन का बच्चा 4-5 दिन पहले आया, तो उसके मम्मी पापा भी आए थे। तो बात होने लगी सर की हमें एक कंपनी बनानी। तुमने कहा बढ़िया है, कंपनी में रजिस्टर करा दे रहे हैं, और क्या है, कौन सा बिजनेस करोगे? कैंसर उसकी तो थोड़ी नॉलेज भी लेनी होना, हमने अपने पास है, वो भी देंगे तुम्हें। 25,000 उसका लेंगे अलग से, ये सब मिलेगा आपको, अपने कोई टेंशन की बात नहीं, फिर आपको भी नॉलेज मिलेगी। ये पूरी कंपनी बनवा दीजिए और सारा इसका ITR GST सब काम अपने पास ले ली। तो हमने उनको रेमुनेशन बना दिया कि 15 पर महीना लेंगे। अब बच्चा फाउंडेशन में पढ़ भी रहा है, 15 महीना अलग से भी देंगे उसके मम्मी पापा, उनकी कंपनी बनाने की, कंपनी के और जो एक्टिविटीज होती है वो सब करने के। MOA बनाना है, AOA बनाना है, उनकी कंपनी रजिस्टर करानी है। बाकी जो नॉलेज मिलेगी उनको टाइम दे दिया, हमने कहा इस आधे घंटे में आपको फोन करना रहेगा बस, बाकी किसी समय डिस्टर्ब ना करना हमको। ये होते हैं इनडायरेक्ट बेनिफिट, कि आपको नॉलेज रहेगी, कहीं मान लो आप नौकरी भी कर रहे हो, एक्स्ट्रा नॉलेज है, समय बच रहा है, कुछ एक्स्ट्रा काम करोगे, एक्स्ट्रा पैसे बचेंगे। तो एक्स्ट्रा कमाने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी पड़ेगी। अब एक आदमी कहते भैया हम 10 से 5 काम कर लिए बस खत्म। एक आदमी 10 से 5 नौकरी भी कर रहा है, 5 के बाद अपना भी ऑफिस खोल कर बैठता है, 2 घंटा 3 घंटा घर से ऑपरेट कर रहा, काम करता है, वो ज्यादा ही पैसा कमाएगा, कॉमन सेंस है। तो ज्यादा एफर्ट भी तो डाल रहा है। उसको पता है कि अभी हम यंग हैं, 2 4 10 साल एफर्ट डाल सकते हैं, बुढ़ापे में सब थोड़ी ना हो पाएगा। तो अच्छी एज में आके CMA बन गए, है ना, तो उसके सबके बेनिफिट अलग रहेंगे। अब पता कर डिफेंडर चलाने का मजा 60 साल की उम्र में थोड़ी ना मिलेगा तुमको। 30 35 40 साल में अगर बैठोगे पढ़ने में तो मजा आएगा। बुढ़ापे में हाथ पैर कहाँ पर हैं, ले भी लोगे 1-2 करोड़ की गाड़ी तो क्या ही मजा मिल रहा है, आप तो नहीं इंजॉय करोगे उसको, लड़के बच्चे करेंगे। होता है एक सही टाइम पे सही चीजें हो जाए। सही बात। 40 42 साल में नौकरी मिल रही तो साला
क्या मतलब निकल रहा है? 2 4 5 साल लगेंगे पैसा वैसा अर्न करने में, इकट्ठा करने में। तब तक कहीं खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, टेटा हो गया, तो काम खत्म। भाई कुछ देख के तुम कोई आया है? हर आदमी को निपटना, हमको भी निपटना, तुमको भी निपटना, इसमें शर्माना क्या है? कभी न कभी वो तो लिख गया है पहले से कि दिन वो निपटेगा, उस दिन वो निपटेगा, पहले लिखा पड़ी है सब ऊपर। चाहे जितने डॉक्टर की टीम लगा दोगे, लेकिन यमराज साहब जब आएंगे, अगर पाताल में छुप के बैठे होगे, वहां भी खींच के निकाल ले जाएंगे तुमको। ये तो धरती है, इसके 1000 गज नीचे पाताल होता है, उसके अंदर भी छुप के बैठे होगे ना, जहाँ राक्षस रहते हैं, वहां भी निकाल के लेके चले जाएंगे। सुई भर की जगह मिल गई, उसमें घुसते हुए चले जाते हैं वो, ऐसा समझ लो। तो सांस लेने की जगह हो गई तो वहां भी चले जाते हैं। भैया बहुत ही फास्ट चीजों का दौर है आजकल का, इसमें ज्यादा इतना विलंब नहीं कर सकते। और पढ़ाई इतना कठिन काम होता तो पढ़ाई को पहले भाग में क्यों रखा जाता? भगवान लोगों ने सृष्टि बनाई, तुम लोग के पास दिमाग होगा, कैसे चलेगी, कैसे बच्चा पैदा होगा, कैसे पढ़ेगा। शुरुआत में पढ़ाई वाला काम का है, सौंप दिन इतना कठिन काम होता तो। जानते हैं पढ़ाई एक छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा भी शुरू कर सकता है 2 3 साल में, तो कितना इजी काम होगा। तभी तो एकदम छोटे बच्चे दे दिन के नहीं भाई पढ़ो, ना पहले आओ कोनो काम होते कि पहले नौकरी करो। आपके दाम में नौकरी कैसे कर देंगे, तो इलॉजिकल बातें समझ रहे हो। तो कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाए होगा कि नहीं भाई पहले भाग में पढ़ाई रहेगी, फिर बाकी जीवन रहेगा। जब तक आप पढ़ते हो तब तक ही आपको पढ़ाई कठिन लगती है। जिस दिन आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, मतलब जहां तक भी पढ़ोगे, एक दिन तो होगा ना पढ़ाई खत्म, अब नहीं पढ़ना भैया, और कुछ काम करना है, बिजनेस करना है, कंपनी बनानी, कंपनी चलानी, नौकरी करना, जो भी है प्रोफेशन चलाना है। जब भी ऐसा करोगे, उस दिन आपको लगेगा कि यार पढ़ाई तो बहुत आसान थी। किताबें होती थी, सवाल बढ़िया टीचर करा देता था, वही सब दोबारा दोबारा लगाना होता था बस। मैं कहूँ इतना आफत का काम। कंपनी में नौकरी करने जाओगे, काम पता भी नहीं होगा, लेकिन काम ऊपर से आएगा, ये करके दो, बता भी नहीं ना कुछ क्या करना है, करके भी देना। क्या रिपोर्ट बना के भेजिए। अब तुमको रिपोर्ट का कुछ आर भी नहीं आता है, ऊपर से मेल आ जाएगी तो पूछ भी नहीं सकते। क्या ऑफिसर्स होते हैं जहाँ पे कोई मैनेजर नहीं होता, और मैनेजर होता भी तो कर आएगा अलग से कि साले तुमको इतना भी नहीं आता, तो मैं नहीं बताऊंगा, मेल आई करके दो, रिपोर्ट करो, बस हमसे मतलब नहीं। तो फिर हाथ पैर जोड़ोगे, ये बता दो बता दो, मैं नौना बनाएगा भाई 4 बार, तब तुमको बताएगा। तो ऑफिस वगैरह में या प्रैक्टिस वगैरह में तो वो भी काम करने पड़ते हैं जो तुमको नहीं आते, तो आप सीखते भी हो करते भी हो। यहाँ तो सामने सब सिखाया जा रहा है, बेटा इसको ऐसे लगाते हैं, इसका ये मतलब होता है, इसको ऐसे निकालते हैं, इसका ये फॉर्मूला होता है, इसका ये मेथड होता है, इसका ये मीनिंग निकाला जाता है, इसको इसलिए निकालते हैं, इसका ये इम्पैक्ट होता है, इंटरप्रिटेशन इसका ये होता है। सब तो एकदम निचोड़ कर बता दिया गया। अब क्या कर दिया आदमी, जान निकाल कर रख दे यहाँ। वरना कहा जाता कोई काम दोहराना सबसे आसान होता है, कि आपने करके दिखा दी बेटा, इसमें ऐसा है, इसमें दूध डालना, चाय चीनी डालना, चाय पत्ती डालना, चाय बन जाएगी। तो इसमें कौन सा इतनी टेक्निक, 2 बार आदमी करे, तीसरी बार में चाय बनाना आ जाएगा उसको। रेशियो थोड़ा मेंटेन रखना है, भाई इतना पानी, इतना दूध, इतनी चीनी, इतनी चाय पत्ती। ज्यादातर क्या होगा, 1 2 बार लिख के रख लेगा कि 1 कप दूध, 1 कप पानी, 2 चम्मच चीनी, आधी चम्मच चाय पत्ती। उन्हें एक ही बार में याद हो जाएगा, उसके इतनी कौन सी बड़ी बात। बड़ी बात वो होगी कि मम्मी कहें आज तक कोई चाय, मान लो चाय नहीं बनाई अभी तक, आज इनके घर में कोई आ जाए,
और मम्मी कहा बेटा राहुल जाओ चाय बना लो 4 कप। अब इनकी जान निकल गई। अब इनको पता ही नहीं चल रहा कितना पानी डालें कितना दूध डालें। तब प्रॉब्लम है। हमसे कहें तुमसे कहे कोई टेंशन नहीं, तुमको बनाना आता है, जाओ कपाक से पानी डालोगे दूध डालोगे बन गई। टेंशन तो राहुल को लेने की जरूरत है। राहुल ने आज तक चाय नहीं बनाई। राहुल भी एक बार बना लेंगे, इनको भी टेंशन खत्म। राहुल की टेंशन दूसरी चीजों में आएगी। मम्मी कहेंगे छोले बनाओ बेटा जाके एक बार। अब राहुल के बैंड बज गई, कहते चाय बनाना मम्मी तो ठीक था, छोले बनाने वाला क्या लॉजिक है, ये छोले भटूरे बनाओ ये क्या होता है। अब चाय बनाना इनको एक बार बनाने से आ गया था, वो ध्यान समझना, इसमें पढ़ाई के लॉजिक है अपने। हर एग्जाम्पल में कूट कूट के ज्ञान भरा होता है हमारे। बस किस तरीके से उसको कनेक्ट कर तो ये अलग बात है। एक बार में राहुल को चाय बनाना आ गया है, छोले भटूरे एक बार में नहीं आएंगे। चाय बनाना बीकॉम वाली पढ़ाई थी, छोले भटूरे बनाना सीएमए वाली पढ़ाई। उसमें तुमने एक बार सवाल लगा लिया था, एक बार एग्जाम से एक दिन पहले लगा लिया, तीसरी बार एग्जाम में लगा दिया, खेल खत्म। इसमें नहीं हो पाएगा। इसमें राहुल जब तक 8-10 बार छोले भटूरे नहीं बनाएंगे तब तक वो फ्लॉलेस वाले छोले भटूरे का स्वाद नहीं आ पाएगा। तो कहीं मान लो लगातार 10 दिन बना के राहुल ने सीख भी लिया और फिर 1.5 महीने छोले भटूरे नहीं बनाए, सब खत्म। फिर 2-3 बार छोले भटूरे बनाए लगातार बैक टू बैक, लो फिर वापस आएगा। तो कठिन चीज तो छोले भटूरे पे ज्यादा होती है। और मम्मी ने कह दिया दिन कढ़ी बनाओ, कढ़ी पकौड़ी, कुछ और, समझ रहे हो, क्या दिन पूरे व्यंजन बनाओ, मेहमान आ रहे, 4-5 3 टाइप की सब्जी, 2 टाइप की दाल, पराठे, कहीं दिया वाले नहीं, वो वाले लच्छा पराठा बनाना है। यार मम्मी रोटी वोटी ठीक है, लच्छा पराठा कहाँ तुम रख दियो यहाँ, इतनी लेथन पाल दियो आप, क्या बताएं। मेहमान को बता भी नहीं राहुल लच्छा पराठा बनवा रहे हैं। अब राहुल की बैंड बजी जा रही, वो नहीं देख पा रहे हैं। राहुल आज तक सारा सादा वाला पराठा नहीं बनाए, लच्छा पराठा कैसे बना पाएंगे, ये तो फाइनल में सीखोगे। थोड़ी ना कुकिंग क्लास एक ही दिन में खत्म हो जाएगी, चलेगी भी फाइनल तक। कॉस्टिंग जो शुरू हुई है फाउंडेशन से, कॉस्टिंग यहाँ नहीं शुरू हुई है, कॉस्टिंग का फंडामेंटल फाउंडेशन में था। उसमें चैप्टर का नाम था फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, 30 नंबर का है भाई वहां फाउंडेशन में। फिर यहाँ आया गहराई से, और जितनी गहराई बच गई वो फाइनल में आएगी। अगर फाइनल का भी एक सवाल दिखा दिया तो लगा 2-3 लोग सीएमए छोड़ देंगे आज ही से, इसे नहीं दिखा रहे भी हम। सवाल ही पता का 1.5 पन्ने का लिखा हुआ है, आंसर छोड़ दो। आंसर भले आधा पन्ना में है वो अलग की बात, लेकिन सवाल तो 1.5 पन्ने में लिखा है। और अगर यहाँ किताब में 1.5 पन्ने में लिखा है और वो एग्जाम में आया तो आएगा वहां 5 पन्ने में। एग्जाम पेपर नहीं देखा क्या तुमने, हल्का सा दिखा देते हैं, एक तो एक थोड़ा सा मजा आएगा, ज्यादा कनेक्ट और बन पाएगा। एग्जाम में अननेसेसरी पेपर प्रेशर बनाया जाता है, कैसे बन रहा बताते हैं बस, एक बार खुल जाए। ये आ गया तुम्हारा, कहाँ चला गया, अरे यार तो गलत जगह में आ गया, वापस आ जाता हूँ। चल नहीं रहा है क्या सही से ये।
आप बेटा इधर बोर्ड पे नजर रहे, बोर्ड पे खुल तो जाओ बेटा, खुल ही नहीं रहा है साला। कानपुर वाला जो बच्चा आ नहीं पाया ऑनलाइन देख रहा है। चलो खुल नहीं रहा पेपर, ऐसे ही बता देते हैं। एग्जाम में जो पेपर आता है उसमें लाइन स्पेसिंग बहुत ज्यादा रहती है, अक्षर दूर दूर लिखे होते हैं और एक लाइन के बीच में दूसरी लाइन में गैप बड़ा होता है, ऐसे स्ट्रेच करके, समझ लो। तो जो एक पन्ने के बाद वो 3 पन्ने में तो अइबे करेगी। एक लाइन स्पेसिंग कम हो तो एक पन्ने की चीज आधे पन्ने में आ जाए। थोड़ा मेंटली बच्चों को लगता है कि नहीं भाई आधे पन्ने का सवाल, वही स्ट्रेच करके 1.5 पन्ने में खींच के लिख दिया। अब बच्चों के तो 1.5 पन्ने का क्वेश्चन है, चीज वही, उतना ही माल है उसके अंदर, मटेरियल उतना ही है। एक फैला फैला पूरे कमरे में पहले बनाया हुआ, कहें भैया तुम्हारे घर में बहुत सामान है। एक समेट के गत्तम रख दी, कहें भाई बहुत कम सामान है, सामान उतना ही है। जैसे हमारे घर में पेंटर आया तो कहे भैया आपके यहाँ बहुत सामान दिख रहा है, हमने कुछ नहीं, कल आना बहुत कम सामान मिलेगा। समेट के एक कमरे में डाल दिया सारा। मेरे को कुछ सामान है, तुम ही कह रहे थे बहुत सामान बहुत सामान, कुछ सामान दिख रहा है तुमको? कल आया तो भाई बहुत सामान, तुमने यहीं सब रखा हुआ है। तो दिखाने पे है ज्यादा फैला फैला के रखे होगे, पूरा कमरा भरा भरा लगेगा। समेट के रख दोगे कम लगेगा, उसमें क्या है। तो इसलिए एग्जाम में कभी क्या होगा, मेंटली आदमी परेशान हो जाता है कि यार बहुत बड़ा सवाल आ गया। अरे बड़ा आ गया तुम्हारे लिए तो नहीं बड़ा है, बाकी बच्चे पेपर लिख रहे हैं, उनकी जान तो नहीं निकली जा रही, बड़ा आ गया बड़ा आ गया। तुम ही अपना बीपी बढ़ाए पड़े हो, बीप बड़ा आ गया बड़ा आ गया बड़ा आ गया। अरे जो बड़ा आया है, जो छोटे छोटे हैं पहले उनको लगा डालू, कुछ तो कॉन्फिडेंस आए, कुछ तो लगे कि नंबर फेच हो रहे हैं। और एक दो ऑप्शन तो एग्जाम में मिल ही नहीं रहे हैं तुमको कि वहां 7 में 5 करना है, कौन सा 7 में 7 तो करने हैं। बहुत ज्यादा एक आध सवाल गड़म बगड़म आ जाए, छोड़ो दूसरा करो वहां। इतना काम आता पच्ची करना, इतना हम मुंह बना के बैठे पेपर में, बताओ भला एक सवाल अलग से आ गया, अब मैं क्या करूं। कुछ करने की जरूरत नहीं, उसको छोड़ो, दूसरे करो, यही तरीका है। अब एक हफ्ते से हमारे यहाँ 2 लोग एडमिट हैं अस्पताल में, एक मेरे ससुर जी एडमिट हैं और मेरे एक अंकल एडमिट हैं। कभी भी अस्पताल से बीच में फोन आ जाता है, ये करवाना है वो करवाना है, किसी को भेज देते हैं, सारे काम हो रहे हैं, कुछ रुका नहीं है। रोज शाम को पढ़ाने के बाद दोनों लोग के पास जाना भी होता है एक बार मिलने, उनको लगे कि इतना बीमार नहीं है। बीमार वाले सबसे ज्यादा दुख वही होता है, साला इतना बीमार हो गया भर्ती करना पड़ेगा हमका। उसको लगता है यार 2-4 लोग आते रहे मिलने, थोड़ा लगता है कि इतना बीमार नहीं है। अब मेंटली थोड़ा रिलैक्सेशन होती है उसको, बाकी दवाइयों से ही सही होगा, हमारे जाने तुरंत ठीक हो जाएगा कोई। मेंटली थोड़ा सा रिलीफ होती है कि हाँ यार चलो कोई आ रहा जा रहा है। थोड़ा डेडिकेशन बेटा दिखाना पड़ेगा आप लोग को। हमें छोटी मोटी दिक्कत हो जाती तब भी मैं ऑफ नहीं लेता हूँ, जबकि हमारा अपना खुद का काम, किसी के यहाँ तो नहीं पढ़ा रहे कहीं कि भैया एक दिन की सैलरी काट लेंगे। हमारा अपना काम, 4 दिन ना पढ़ाएं तब भी पैसा उतना ही आएगा। फीस कम कर लोगे क्या कि नहीं भैया ऐसे 30 ले तो 4 दिन नहीं पढ़ाया तो आप 29 ले लेना, फीस तो पहले ही जमा हो गई। तो कोई फाइनेंशियल ऑफ नहीं होगा, लेकिन मैं 1 घंटे का भी ऑफ नहीं लेता हूँ, एक दिन तो बड़ा दूर की बात है।
अगर फीवर भी आ रहा होगा है, दवाई खा खा के पढ़ाते रहेंगे। हमें जब घर में बैठना दवाई खा, तो यहाँ बैठो कुछ बच्चों को ज्ञान दो। घर में कहा लेटे पड़े रहना। मैं दवाई खा के बैठे तो रहोगे, टीवी देखोगे, ये करोगे वो करोगे, पलंग तोड़ोगे, वो क्या करोगे? उससे यही कुर्सी तोड़ो, कुछ बच्चों का मनोबल बढ़े, कुछ और सवाल लगे। नहीं छुट्टी करते सब मामलों में नहीं। वही पिछले अटेम्प्ट में है कि मेरा पैर स्लिप हो गया था, मुझे पैर में वैसे ही दिक्कत है, पोलियो है। पैर स्लिप हो गया था, पैर में आ गई थी मोच। मोच जिसको आई होगी उसको पता होता है कि मोच क्या होती है। कितने लोग को आई है इसमें? कभी कभी आई। इन लोग का मोच का दर्द पता है, बाकी लोग दूर रहे, उनको नहीं पता, एहसास नहीं है कि मोच के दर्द में होता क्या है। अगर पैर में मोच आ जाए, पैर रखते ही आधी जान निकल जाती है, मतलब पैर रखने का भी मन नहीं करता है। लॉ पढ़ना इस तरह से पूछना, बताएंगे तुमको। तो जैसे आज मोच आई तो यस का ये था कि सर कल तो आराम ही करेंगे, अगले दिन फिर आप तो यहाँ पढ़ा रहे हैं बैठे। 20 दिन लगे थे मोच सही होने में। डेली उसी पैर से आते थे ऊपर, उसी पैर से जाते थे। तो कोई 20 दिन में कोई पेन किलर तक नहीं खाई थी मैंने। रोज सुबह सिकाई करके आते थे, शाम को घर जाके 2-3 बार और सिकाई करते थे। सिकाई सिकाई से ही अपना सही हुआ है पूरा वो, क्योंकि मोच में सिकाई में इंपॉर्टेंट होती है। पानी खौला के सीधा नमक डाल के उसकी सिकाई करनी पड़ती है। अभी तुम्हें आ जाए सर मेरे मोच आ गई, मैं 5 दिन नहीं आ पाऊंगा। अब ना साला 5 दिन घर में पड़ा रहा है, ना कोचिंग आ रहा है। 5 दिन में पढ़ा दे इसको, अब साला 100 दिन मिल ही रहे हैं पढ़ने के लिए, 5 दिन सुहा कर दे। आज क्या है, मेरा बर्थडे सर आ गया था। अबे हमने कहा बर्थडे आ गया यहाँ साला, पूरी शादी बराते हुई जा रही लोगों की, बर्थडे में आफत काटे हुए। हमने कहा बर्थडे साला एक बार आता है, एग्जाम 2 बार आते हैं साल भर में, इतना क्या बर्थडे बुड्डी कर रहे हो? कहने से बर्थडे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हमने कहा मना लेते भाई, हम पूरा 24 घंटा तुमको यहाँ बैठा के रखे हुए हैं। 2-3 घंटे क्लास चल रही, आते पढ़ते, उसके बाद बर्थडे मनाते जाके, कौन मना कर रहा है तुम्हें? ये तरीका होता है क्या? नहीं सर मेरा बर्थडे होता है, मैं सुबह तो बर्थडे मनाऊंगा। मना लो भैया, अरे भगवान करे एग्जाम दिन वाले तुम्हारा बर्थडे पड़ जाए, खत्म। जिस दिन इंटरव्यू पे जाना उस दिन बर्थडे पड़ जाए, खत्म। तब आएगा मजा लाइफ में। एक बच्चा है, 3-4 टाइम पहले की बात है, अक्सर क्लास में लेट होता था, कभी 15 मिनट, कभी 20 मिनट, कभी 3-4 बार उसको टोके। फिर 1 महीने बाद हमने उससे कह दिया भगवान करे तुम पहले एग्जाम में आधे घंटे लेट हो जाओ, और भगवान ने किया। समझ लो, शहीद पथ में जाम में फंस गए, और बाबूजी के पास स्कूटर है लेकिन जाएंगे कार से भौकाल दिखाने एग्जाम में, पापा की लेके। शहीद पथ पे ही शहीद नहीं हुए थे, आधा पौन घंटे बाद पहुंचे वहां। कहो पढ़ने में थोड़ा ठीक था तो 40 नंबर उस पेपर में आ गए, मतलब बच ही गया समझ लो एक तरीके से फेल होने से। कई सर आपकी बात पता नहीं कैसे सत्य जरूर हो जाती है। तो मैंने कहा जब कोई एग्जाम्पल सेट करना होता है तो सत्य हो जाती है। जैसे आजकल आज तक का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि आप लोग में से अगर कोई मुझे शर्त लगाएगा तो उसका शर्त हारना तय ही है। कोई अगर शर्त लगा ली तो वो पक्का हारेगा, चाहे वो मैच में लगा ले चाहे किसी और चीज में लगा ले। जैसे भी शर्त लगा ले, यही लगा ले मान लो कि मैं अगले टेस्ट में 35 में 35 लाऊंगा, अगले टेस्ट में हार जाएंगे, पेपर तो हम बनाएंगे ना। और अगर ऐसे ही पेपर बना दें तो कॉपी भी हम ही चेक करेंगे, तो जीतेगा कौन? जीतने की प्रोबेबिलिटी 99.99% हमारी ही रहती है। एक बार तो एक जय है, फाइनल पास हो गया, उसने शर्त लगा ली एक
कोई प्लेयर था तो 191 पे खेल रहा था इंडिया के अगेंस्ट में, इंग्लैंड का था या किसी और कंट्री का था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। 191 में खेल रहा था और जय क्लास में बैठा हुआ था। तो कुछ क्रिकेट शौकीन बच्चे रहते तो स्कोर देखा करते बीच बीच में, तो कैसे देखे 91 पे खेल रहा, तो हमने भी इधर गूगल किया, अपना देखा 191 पे, तो कैसा सेंचुरी मार देगा, डबल सेंचुरी, इसकी पहली डबल सेंचुरी इंडिया के अगेंस्ट में हो जाएगी। हमने कहा होगी नहीं, तो ऐसा शर्त लगा लीजिए पक्का हो गया अपना, ठीक 500 की लग गई। क्या सर पैसे की नहीं लगाएंगे, कुछ खाने पीने का। तो 5 लोग और क्लास में थे फाइनल क्लास में, तुमने कहा ठीक है 5 1 6 और 7, तो 7 बिरयानी की हो गई। हमने कहा तो सब उसमें चिकन खाते, तो चिकन बिरयानी की लग गई भैया 7 बिरयानी की। तो अगले दिन आई 7 बिरयानी, फिर और क्या है। 197 पे आउट हो गया था वो। जैसे ही शर्त लगाई 191 में, पहले चौका मार दी साला। क्या देखो सर 195 हो गए, तो लग रहा था जीत ही रहे। फिर अगली बार पे सिंगल ली फिर आउट हो गया। हमने कहा तब तो आज तक हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि शर्त में मुझसे कोई नहीं हारा है, लेकिन उसकी भी कंडीशन है, मतलब मैं नहीं हारा हूं, वो हारा है। कंडीशन ये है उसकी कि शर्त उसने लगाई हो, मतलब उसने कहा हो। हमको अपने मन से शर्त लगाएं तो हार जाए, लेकिन राहुल कहेंगे सर शर्त लगाएंगे तो मैं जीतूंगा पक्का। तो मैं कभी अपने मन से नहीं शर्त लगाता हूँ। जब सामने कहता है शर्त लगाएंगे तो हम दोनों कहते हैं हाँ, तब तो मैं पता ही कि हम जीतने ही जीतने हैं। जिसने अगर शर्त लगानी तो पूछते कितने की, बताओ ये बताओ, लगाओ तुम्हारा हारना तो वैसे ही तय है, कन्फर्म है कि हारोगे ही हारोगे। उसी तरह अगर उस डेडिकेशन के साथ आप पढ़ाई में लग जाओ तो किसी भी कंडीशन में चाहे जितना एडवर्स सिचुएशन आ जाए, आप फेल तो कदापि नहीं होगे। जैसे एक बच्चे हैं, मान लो आयान है, स्वाति हैं, इन्होंने अगर 100% सिलेबस पढ़ लिया, सारी चीजें कर ली, तो ये फेल होने वाले बच्चों में थोड़ी ना आएंगे। ये तो लड़ाई लड़ रहे हैं रैंक लाने की, ये पास होने के लिए थोड़ी ना यहाँ आए हैं। ये हमारे पास आए हैं रैंक लाने के लिए, और ये लोग आए हैं पास होने के लिए। ये लोग आए हैं थोड़े अच्छे नंबर पाने के लिए, पास तो हो जाएंगे। तो सबका माइंडसेट अलग अलग है। तो जो जहां स्टैंड करता है 20-25% तो चेंज करा ही देंगे। कि मान लो कोई 25% वाला बच्चा होगा तो उसको 50% पे कन्वर्ट कर ही देंगे 6 महीने में। मेहनत कर ले जाएगा थोड़ी बहुत, वो भी पास वो भी हो जाएगा। जो पहले से पास है ऑलरेडी, अब से मान लो एग्जाम्पल बता रहे, मान लो आया ने हमसे ना पढ़ रहे होते, कहीं और से पढ़ रहे होते तो भी पास हो जाते आया, लेकिन कहीं और से पढ़ते तो पास होते। अब हमसे पढ़ रहे हैं तो रैंक लाएंगे, ये चेंज है। तो बहुत सारे समझदार बच्चे आते कहते हैं हम पढ़ने में बहुत होशियार हैं, मैं ऐसा करता हूँ कॉस की कोचिंग कर लेता हूँ, टैक्स अपने आप से कर लूंगा। कर लो बेटा, हमें कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन तुम पढ़ने में होशियार हो, तुमने अगर सारी कोचिंग कर ली तो तुम रैंक भी ला सकते हो। समझदारी का ये मतलब थोड़ी ना है कि तुम्हें अगर थोड़ा बहुत आता भी है तो तुम केवल अच्छे नंबर ला के रह जाओ। जब रैंक ला सकते हो तो उसके लिए प्रयास करो, ये तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। और अदरवाइज नहीं करना है तुमको, तुम अपने मन से चलना तो भैया चल लो, तो एक बार सलाह दे देते हैं। फिर बच्चा कहता नहीं भैया हम अपने दिमाग से चलें। तुम्हारा भाई अपना दिमाग है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। समय भी तुम्हारा है, पैसा भी तुम्हारा है, पढ़ना भी तुम्ही को है। तुमने कहा तुम नहीं, कोई और सही, तुम नहीं रैंक लाओगे, तुम्हारी रैंक पे किसी और का कब्जा होगा, वो रैंक लाएगा, उसमें क्या है। तुम ही छोड़ दे रहे हो अपनी रैंक को, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। जो बच्चा इसमें से लग जाएगा कायदे से, इसी क्लासरूम में देखना जब रिजल्ट आएगा तो दो तीन लोग होंगे ऑल इंडिया रैंक वाले, और 2 4 5 लोग फेल भी होंगे। ये भी डेफिनेट है। 30 लोग बैठे क्लास में, 30 लोग नहीं पास होंगे, 4 5 इसमें निपटेंगे। कोई न्यू एंट्रेंस आता, कहता सर रिजल्ट कितना, हमने कहता तो समझो 80% बच्चा पास हो जाता, 20% फेल होता है, तो खुद ही लुल्ल होता, हम क्या कर ले।
है ना, ये मान के जो 10 में 8 पास हो जाते हैं, बाकी समझ लो अपना तुम क्या बताएं। जब कोई भी हमारे यहाँ एडमिशन के लिए आता है तो बहुत ज्यादा मैं उसको नहीं समझाने की कोशिश करता हूँ, कट टू कट जितनी बात उसने पूछी बस उतना ही बताते हैं। अब ये उसकी किस्मत पे डिपेंड करता है, उसकी किस्मत में लिखा होगा हमसे पढ़ना तो यहीं पढ़ेगा, बर्बाद होना लिखा होगा तो कहीं आगे बर्बाद होगा। मतलब बहुत ज्यादा नहीं बताते। जितना कट टू कट उसने पूछा क्या फीस है कितनी चीजें बता दी, इच्छा हो भैया करो, नहीं इच्छा हो कहीं और देख लो, इतना ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता हमारी सेहत पे। ऊपर वाले का दिया बहुत कुछ है कि आज कुछ भी न करें, आज हम सरेंडर कर दें, मतलब संन्यास ले लें, कोई काम धंधा ना करें, इतना है, जीवन यापन होता रहेगा अपनी और अपनी फैमिली का। चाहिए क्या, दो कपड़ा चाहिए, चप्पल जूता चाहिए, दाल रोटी मिलती रहे उसमें भी हम खुश हैं, और हमारे घर वाले भी खुश हैं, उनको ज़्यादा बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं नहीं उनकी। तो 15-20 हज़ार भी आ जाए चलता रहेगा घर। हाँ, 1 लाख 2 लाख आएगा तो ज़्यादा अच्छे से चलेगा। चलो ठीक है भैया, आज का लेक्चर तो इसी में सब में चला गया है। ठीक है, तो कल से नया चैप्टर चालू करेंगे। डेली डेली बेटा इतना समझाने के लिए मेरे पास समय नहीं रहता है, ये समझ लेना कि रोज रोज ये सब समझाने बैठेंगे तब तो हो गया पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई कौन करवाएगा तुमसे। तो डेली डेली समझा नहीं सकते, इसलिए जब भी समझाएं उस चीज को अडॉप्ट करके काम में लग जाओ, समझ लो। 1 महीना गुजर गया है, तुमने कहा एक बार समझा दिया जाए, फिर 1 महीने बाद 2 महीने बाद एक दिन फिर समझाया जाएगा, और